युयान को एल्फ देने जाते समय मुझे एक शाओमी कार ने टक्कर मार दी। अस्पताल में होश आने पर मैंने हयान को फ़ोन किया। पत्नी, मुझे कार ने टक्कर मार दी है, क्या तुम अस्पताल आकर मुझसे मिल सकती हो? हयान लगातार फ़ोन दबाता रहा और फ़ोन उसके हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। उसके बगल में खड़ी महिला ने ज़ोर से चिल्लाया। वो जल्दी से पास गया, फ़ोन उठाया और उसे वापस मेज़ पर रख दिया। हयान तुरंत समझ गया कि क्या सीन चल रहा है। उसने फ़ोन उठाया और बोला, तुम क्या चाहती हो? मैंने मना कर दिया। हयान ने मुझे 99 बार बोला कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर, ये बोलते हुए कि अलग अलग जेंडर के लोग डेट कैसे कर सकते हैं। मैंने उससे ये भी पूछा, क्या नाइट मार्केट ग्रुप के प्रेसिडेंट को सच में सांप बनना अच्छा लगता है? फिर मैं पलट गई और लियू रुयान की सांप बन गई। हयान ने मुझे धोखा देना सिखाया। आखिर में मैंने उसे मना कर दिया कि अब मुझे परेशान मत कर, पर यह बंदा फिर से मेरे बारे में बात करने लगा, यहां तक कि जानबूझकर मुझे वाइफ बोलने लगा। ये किस टाइप की नई वाली सांप है? याद है? या ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लियू रुयान से बदला लेने के लिए मेरा यूज कर रहा है? मेरी आवाज बहुत स्लो और वीक थी, जैसे उसकी आवाज किसी छोटे पिल्ले जैसी थी, एकदम सैड सी। बीवी, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मेरी पूरी बॉडी में भयंकर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस जान ही निकल जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और ठंडे आवाज में बोली, अभी आती हूं, और फोन काट दिया। उस टाइम मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था और फोन पे अपनी बीवी की ठंडी आवाज सुन रहा था। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मेरी बीवी इतनी ठंडी क्यों थी? क्या उनके झगड़े के बाद भी बात सॉर्ट नहीं हुई थी? मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। मैं सब कुछ भूल गया था, अपना नाम, अपनी शादी और बाकी सब कुछ। मैंने अपना फोन दोबारा खोला। जिस बंदी ने अभी अभी मुझे मैसेज किया था, उसका नाम बहन हयान है। उपनाम से ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों का काफी क्लोज सीन है। पुरानी चैट के मैसेज स्क्रॉल करके देखा तो समझ आया कि उसने आखिरकार मुझे वापस ऐड कर लिया है। चैट में लिखा था, जब तक तुम मुझे पत्नी नहीं कहोगे, हम कभी सुलह नहीं करेंगे। सपने देखते रहो, मैं तुम्हें ऐसा कहने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। चैट के ऊपर डेट भी दिख रही थी। ये देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मतलब मेरी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी से मेरा तगड़ा झगड़ा चल रहा है। हम दोनों अभी भी एक दूसरे से खफा बैठे हैं। चैट लॉग से पता चला कि ये पूरा ड्रामा बस 2 दिन पहले ही हुआ था। मेरा पेट, हमारी बातचीत बंद हुए 200 साल हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि हय्या को मुझसे सच में प्यार हो गया है या वो बस ऐसे ही है, या फिर वो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ऊपर से मेरी याददाश्त भी जा चुकी है और मैं एकदम खोई हुई और अनसिक्योर फील कर रही हूं। मुझे अपना पेमेंट पासवर्ड तक याद नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल का बिल पे नहीं कर पा रही हूं। वो मेरा इकलौता क्लोज बंदा है और अजीब बात यह है कि मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि मैं फॉरेन में लाइफ के साथ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचती हूँ, उतना ही गिल्ट होता है कि मैं धोखा दे रही हूँ। मैं बेड पर अकेली बैठी बस ओवरथिंक कर रही हूँ। इसी बीच हय्या अपने असिस्टेंट हुओशुओ के साथ हॉस्पिटल के रूम में आ चुका है। वो चुपचाप साइड में खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकती थी। मुझे हॉस्पिटल के बेड पर अकेला बैठा देखकर उसे जरा सा भी शौक नहीं लगा। भाई, मैं सच में कुछ अलग ही लीग में हूं। मैंने अपनी बेटी, जो ड्राइवर है, को राइटर की जॉब पर रख लिया था। इस बात पर मेरे मम्मी पापा काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और फॉरेन ट्रिप निकल लिए। सुबह सुबह वो हय्यांग को मेरी देखभाल के लिए छोड़ गए। आखिर में वे अपने बेटे को लेकर काफी टेंशन में थे। हय्यांग पूरे वार्ड में चक्कर काटती रही और मुझे ही घूरती रही। ऊपर से उसका चेहरा एकदम न्यूट्रल लग रहा था, पर अंदर से उसका दिल बहुत दुखी था। क्या तू भी नहीं आया? मेरी आंखें एकदम लाल हो गईं। मुझे वही ठंडी आवाज सुनाई दी जो फोन पर थी। मैंने गीली आंखों से ऊपर देखा और हय्यांग का चेहरा देखा। वो जिंक्वान का जाना माना अमीर वारिस है। उसका फैमिली बिजनेस सिर्फ बहुत बड़ा ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिटिक्स में भी उसकी तगड़ी पोजीशन है। हय्या ने मुझे ठंडी नजरों से देखा और सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ? तू वैसे भी कुछ खास समझदार है नहीं, तो ऐसी बेवकूफी मत कर। मैंने थोड़ी देर तक उसके चेहरे को घूर कर देखा और महसूस किया कि उसके चेहरे पर अजीब सा नाटकीय भाव था। उसे देखकर मेरा बेचैन दिल एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने खड़ी औरत एकदम भरोसेमंद हो। मैं रोते हुए हन्यान की बाहों में दौड़ पड़ी और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। वाइफ, अब गुस्सा मत करो, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वाइफ। वन्यान हन्यान वहां खाली नजर से खड़ा रहा, थोड़ा शॉक्ड सा। क्या वो मेंटली डिस्टर्ब था? अपनी बाहों में मेरी बॉडी की वार्मथ महसूस करके और मुझे बार बार उसे वाइफ कहते हुए सुनकर उसे खुद पर भी डाउट होने लगा। कुछ सेकंड्स बाद उसने रिएक्ट किया। मुझे फिर से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बेवकूफ बना रहा हो। उसने ताना मारते हुए बोला, अब तुम मुझे जान गई हो, मेरी वाइफ। पहले तुम्हें ठंड क्यों नहीं लगी? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही मैं उसे धक्का देने वाली थी, मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने हय्या की तरफ देखा।
लेकिन लियांशी के हाथ में भी। वाइफ, क्या मैं अब इसे तुम्हें वापस दे सकता हूं? वाइफ, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। मुझे पता है कि मेरी गलती थी। हैया ने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसका दिल पूरी तरह पिघल गया और उसके अंदर जज्बातों का सैलाब आ गया। वो मुझसे 100 गुना ज्यादा प्यार करता था। हम एक दूसरे के एकदम क्लोज थे, जब तक कि उसने मुझसे अपने दिल की बात नहीं बोली और मुझे रिजेक्ट कर दिया। हमारा सीन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। मेरा असिस्टेंट, जिसने पहले से ही कागजात तैयार कर रखे थे, आया। चलो निकलते हैं, डिस्चार्ज पेपर रेडी हैं। क्या हम अब जा रहे हैं? उसने कहा और मुझे हॉस्पिटल से बाहर खींच लिया। वो तुरंत अपनी शाओमी कार में बैठ गया। मैं अपनी सीट पर पीछे झुक गई और कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखें कॉम्प्लेक्स थीं और उसका चेहरा बेचैन था। वो जानता था कि मेरे इस तरह बिहेव करने का रीज़न ये था कि मैं उसका इस्तेमाल लियू रुयान को भड़काने के लिए करना चाहती थी। आखिरकार हर बार जब मैंने उसे मुझे ढूंढते हुए आते देखा, तो वो हमेशा सीधी सादी हरकतें करता और मुझे शेन हैयान कहकर पुकारता। फिर हैयान के जाने के बाद जब तक मैं उसे कोई गिफ्ट देती, वो मुझे माफ़ कर देता। सीधी बात बोलूं तो लियू रुयान को मैं पसंद नहीं हूं। उसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। ये मेरे पूरब से आए डॉक्टर हैं। उन्होंने अपना सिर शीशे से रगड़ा। हैया ने अचानक मुझे अपनी बाहों में भर लिया और टेंशन में मेरे सिर को देखने लगा। उसका नीला चेहरा चिंता से भरा था। संभल कर रहो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? वूवू का हेड थोड़ा गुस्से में था और उसने हैया को हिलाया। तू सिर्फ अपने भाई को जानती है और तूने तो यहां तक बोल दिया कि तू मेरी पत्नी है। कैसी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा घटिया बर्ताव करती है? उसने तो सवाल ही टाल दिया, जैसे सोच रहा हो कि वो एकदम से पत्नी बन गया। उसे कैसे पता चलेगा कि एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? उसने मेरे हाथ छोड़ दिए। तू कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है, नॉर्मल रह। अब उसका गुस्सा शांत हो गया है। ये आदमी मुझे अभी भी पत्नी क्यों बुला रहा है? क्या उसे ये सब फेक नहीं लगता? मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या वो एक्टिंग कर रहा है? पर मुझे नहीं पता कि पहले उन दोनों का क्या सीन था। उसने तो ये भी बोला कि अभी एक मीटिंग बाकी है, तो इससे पहले वो मुझे सीधे अपनी कंपनी ले गए और ऑफिस में आराम करने को बोल दिया। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ एक मीटिंग में निकल गए। इसी बीच मैंने एक मैसेज छोड़ दिया कि मुझे ठंड लग गई है, पर मेरी मंगाई हुई दवा नहीं मिली थी और ना ही मैंने उनके लिए लंच खरीदा था। उनको हमेशा सबसे पहले खाना मिलने की आदत है, लेकिन आज ना सिर्फ दवा नहीं मिली, बल्कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्लास शुरू होने ही वाली थी कि वो एकदम सीरियस फेस के साथ गुस्से में क्लास में आए। बैठने के लिए कोने में जगह ढूंढी और 994.5 डायल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। आपने जो नंबर डायल किया है वो इस समय बंद है। लियू रुयान ये देखकर एकदम डर गई कि उसका फ़ोन मेज़ पर पड़ा है और उसके अचानक गिरने से उसका फेस शील्ड टूट गया है। ये हुआवे का फोल्डिंग फ़ोन था जो मैंने उसे पिछले महीने ही गिफ्ट किया था। ये फोल्ड करने पर किसी भी एंगल से एकदम बढ़िया लगता था। ठीक है, अब तुम मुझसे मुंह फेर रही हो। मेरे वापस आने पर देखियो मैं तुमसे कैसे निपटती हूँ। तभी जीबोड़ा बाहर से अंदर आया। उसने लियू रुयान की मेज़ पर गर्म कॉफ़ी की बोतल रख दी। रुयान, तू ठीक नहीं लग रही यार। क्या तुझे ठंड लग गई है? जी बोड़ा को देखते ही लियू रुयान का चेहरा एकदम खिल उठा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा सा सिरदर्द है। जी बोड़ा, मेरी परवाह करने के लिए सच में थैंक यू यार। सिर्फ तू ही है जो मेरे लिए सच में अच्छी है, वो बिल्कुल नहीं। तुझे लगता है कि अपने अमीर परिवार के पैसों से तू उसे खरीद लेगी या जीत लेगी। उसे ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोई उसे चाहे कितने भी करोड़ दे दे या कितने भी महंगे गिफ्ट्स पकड़ा दे, उसकी नज़र में एक दोस्त के नॉर्मल से तोहफे से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। उसने 6 महीने पहले मेरे साथ डेट पर जाने के लिए हाँ बोला था। उस टाइम पर मैंने उसके लिए एक ज़बरदस्त बर्थडे पार्टी रखी थी और उसे $10 लाख से ऊपर का गिफ्ट दिया था। पर सच बताऊं तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे तो बस मेरे जैसी सिंपल, सीधी सादी और ऑनेस्ट लड़की पसंद है। लड़का जी बोडा लियू रुयान को एकदम खोया हुआ देखकर शॉक रह गया कि भाई ये क्या सोच रही है। उसने पूछा, रुयान, मैंने आज उसे देखा नहीं यार, क्या वो तुझे ढूंढने नहीं आई थी क्या? लियू रुयान ने एकदम ठंडे मूड में जवाब दिया, उसकी फिक्र मत कर यार, बस उसे एक नज़र देख ले। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आगे क्या सीन होने वाला है। परसों उसका बर्थडे है और मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। उसे पता होना चाहिए कि वो जो भी मांगे, अगर मैं नहीं चाहती तो भाई वो भूल ही जाए। लियू रुयान का ऐसा चेहरा देखकर जीबोड़ा को थोड़ा सुकून मिला। वो बस यही सोच रहा था कि लियू रुयान, लकीली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगले ही सेकंड दोनों साथ में शॉपिंग करने निकल पड़े। जीबोड़ा को रोरियान को सुशे वापस छोड़ने की आदत सी हो गई थी। धुंधली स्ट्रीट लाइट्स में रोरियान का रुमाल एकदम चमकता हुआ सा लग रहा था। जब वे दोनों ऑलमोस्ट सुशे की बिल्डिंग के पास पहुंच गए तो रोरियान ने अचानक जीबोड़ा को रोक लिया। उसने थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर झुकाया और बोली, मैं पहले निकलती हूँ। इतना कहकर वो मुड़ी और फुल स्पीड से सुशे की बिल्डिंग की तरफ भागने लगी।
पर जीबोड़ा ने उसे पकड़ लिया और खींचकर वापस अपनी तरफ ले आया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भागने की कोशिश मत कर। अंधेरे में छुपे हुए एक शख्स ने इनकी फोटो क्लिक कर ली। वीडियो हैयान को भेजा गया। ली जोंग को अपना निशाना मिल गया था, लेकिन वो रोता हुआ नहीं दिखा। जब उसका फोन बजा तो हैयान ने उठाया और उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। वो टैक्सी से अस्पताल गया था और रू यान उससे मिलने नहीं आई थी। हैयान को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि लियू यान ने इतने सालों में कितना कुछ कुर्बान किया है। उसने सब कुछ देखा था। हालांकि वो लियू यान को नापसंद करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसके सबसे बेबस टाइम पर उसके साथ न हो। हैयान को भयंकर गुस्सा आया और उसके हाथों में तेज दर्द होने लगा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ वाले बंदे को कॉल किया। उसकी आवाज एकदम शांत थी। जियांग बिंग ने आगे बोलते हुए कहा, मैं खुद उन्हें ढंग से सबक सिखाऊंगा। सामने बैठी महिला एकदम से आगे आ गई और बोली, ठीक है श्रीमान, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं पूरा काम फिनिश कर दूंगी। उसी टाइम असिस्टेंट बाहर से एक भारी भरकम सामान उठाकर अंदर आया और बोला, 4 लोगों के लिए रेस्टोरेंट बिल्कुल सही रहेगा। श्रीमान, ये श्रीमान ली के लिए आपने जो यिन यांग फूड ऑर्डर किया था वो आ गया है। उसने बिजनेस को लेकर भी बात की। श्रीमान ने सिर हिलाया और सामान नीचे रख दिया। मैं जाकर उसे उठाता हूं। वो बेड के पास गया, मेरी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोला, ये बंदा इतना बेवकूफ भी नहीं है। इसके साथ गलत हुआ है, पर फिर भी इसे मालूम है कि लौट कर मेरे पास ही आना है। पर अभी सो रहा है और काफी शरीफ टाइप लग रहा है। रात के लगभग 8 बज रहे थे। आखिरकार मेरी आंख खुल गई। थोड़ा शॉक्ड होकर मैंने पलकें झपकाईं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मेमोरी ही गायब हो गई थी। मेरी वाइफ ने मुझे वापस होश में लाया था। हुआन यान ने मुझे जागते देख तुरंत अपना कंप्यूटर नीचे रख दिया। उसकी आवाज इतनी स्वीट थी कि उसे खुद भी नोटिस नहीं हुआ। तुम जाग गए? कितना डरावना सीन था। मैंने अपनी आंखें मली, उठकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, वाइफ, क्या यही अपना घर है? हुआन यान थोड़ी देर के लिए रुक गई। ऐसा लगा जैसे उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक्चुअली ये उन दोनों का अपना घर था और मेरा मैरिड हाउस, जिसे उसने हमेशा से बहुत प्यार से रेडी किया था। उस टाइम पे मुझे वो सीन बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं हमेशा उसे मना करती रही, इसलिए वो कभी मेरे पास आया ही नहीं। सालों बाद उसने अपनी फीलिंग्स अंदर ही दबा ली और कुछ बोला तक नहीं। क्या तुम हमारे घर वापस जाना चाहती हो? उसने पूछा, जैसे खुद को किसी मुसीबत से बचा रहा हो। मुझे लगा दाल में कुछ काला है। वो एकदम से हैया को ढूंढने नहीं निकल पड़ा। क्या उसका ये अचानक वाला गुस्सा उल्टा पड़ गया और कुछ कांड हो गया? इस समय मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मैं इस बात को लेकर भी परेशान थी कि हैया को पता चल जाएगा कि मुझे भूलने की बीमारी है और फिर वो मुझे छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ लेगा। वैसे भी उन दोनों के आपसी बर्ताव से तो यही लग रहा था कि उनका स्टार्टिंग का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। मैं बिस्तर से उठी और बात को पलटने का सोचा। बोली, हनी, सुबह हो गई है, चल अब खाना खाते हैं। सीन ये था कि मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था और रात के 8 बज चुके थे, तो मेरी बुरी तरह से भूख के मारे जान निकल रही थी। वो एकदम से बिस्तर से उठा और मुझे खींचकर बाथरूम के बाहर ले आया। उसने थम्स ऑन किया और अंदर से खाना निकालकर सामने रख दिया। उसका चेहरा तो एकदम शांत था, पर आवाज में हल्की सी ठंडक और एटीट्यूड अभी भी था। वो बोला, सब कुछ एकदम गर्म है, जल्दी आ और खा लेफ्टिनेंट। भाई, मुझे इतनी भयानक भूख लगी थी कि उस टाइम उसके मूड या एटीट्यूड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं चुपचाप जाकर बैठ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। वो बार बार सिटी हॉल और फैमिली टेलर जैसी बातें रिपीट करता रहा और फिर बोला, देखो मैं कितना खा रहा हूँ, उसके पास इस टाइप का कोई खाना नहीं है, इतने नखरे मत दिखाओ, किसी को तेरी परवाह नहीं है। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी और अपनी ड्रिंक के 2 बड़े घूंट मार लिए। मेरे बगल में बैठा है यान थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। अरे निकम्मे शैतान, तुझे ढंग से खाना खाए कितना टाइम हो गया है। ताता के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ली फैमिली गरीब होने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसका अलाउंस बंद नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ताता ने अपना क्रेडिट कार्ड है यान को दे दिया हो, जिसकी वजह से उसके पास पैसे ही ना बचे हों, और वो अभी भी मुझे परेशान कर रहा है? ताता, मैं तुझसे नहीं पूछूंगी, क्या आजकल तेरा खान पान ठीक ठाक चल रहा है? क्या तेरे पास इनफ स्पिरिचुअल वेल्थ है? मैं एक कटोरा मंगवाता हूं। एक कटोरा खाने में भाई कितने सेकंड लगते हैं? क्या इतना काफी है? मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पास कितना स्पिरिचुअल वेल्थ है, और न ही मुझे यह पता है कि मेरी वाइफ ने मुझे दिया है या नहीं। मुझे पासवर्ड तक याद नहीं है, इसलिए मैं इसे यूज भी नहीं कर सकता। यह सोचकर मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद की और लॉबस्टर के कुछ पीस खा लिए। हैया की आंखें धीरे धीरे ब्लैक होने लगीं। वाकई उस बेवकूफ ने अपना सारा वेल्थ हैया को दे दिया था और उसे बताने की हिम्मत तक नहीं की। उसने कहा, दूसरे लोग तो बस तुम्हारा पैसा खर्च करवाएंगे, और अगर वो कम पड़ गया ना तो तुम्हें एकदम कंगाल कर देंगे, लेकिन भाई मैं बिल्कुल अलग हूं।
उसने अपना काला कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, जितना मन करे उतना खर्च करो। उस काले कार्ड को देखकर मैं एकदम इमोशनल हो गई और तुरंत उसे अपने पास रख लिया। शुक्रिया पत्नी, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो। मुझे कार्ड लेते देख मुझे भी अंदर से काफी खुशी हुई। उसने प्यार से धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि वो मुझे बहलाने के लिए मेरा यूज कर रहा है, फिर भी उसकी ये हरकत देखकर मेरा दिल तो भाई अब भी एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे बात करने से बिल्कुल मना नहीं कर सकती थी। भले ही वो मेरा यूज कर रहा हो, पर इससे कम से कम इतना तो साबित होता था कि उसका वजूद उसके लिए कीमती था। उसके बाद मैं छांव में सोफे पर लेट गई और फोन निकालकर अलग अलग ऑनलाइन न्यूज स्क्रॉल करने लगी। तब से मुझे हर चीज में इंटरेस्ट आने लगा था। लेकिन जल्दी ही मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई और वो ऑफ हो गया। मैं तुरंत काम कर रहे हैन को ढूंढने चली गई। पत्नी, मेरा फोन डेड हो गया है यार, क्या तुम्हारे पास चार्जर है? हैन की नजरें पूरी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसने अपने सीधे हाथ से ऐप ओपन कर लिया, पर उसने एकदम से चार्जर बंद कर दिया। ऐसा सीन लग रहा था कि यूं ही को डांट पड़ी है और शायद वो हॉस्पिटल में है। अगर वो उसे फोन करके खुद को बेचारा दिखाता तो यूं ही गुस्से में सीधा घर भाग आती। उसने आराम से चार्जर बंद किया। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। सॉरी यार, मेरे पास यहाँ कोई एप्पल चार्जिंग पैड नहीं है। मैं जल्दी ही बिजी हो जाऊंगा। क्या मैं घर पहुंचकर इसे चार्ज कर सकता हूं? मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। ओह चलो ठीक है। इसी बीच यूं ही ने बिना किसी वजह के जी बाओ के सामने भी उसकी गंदी तरह धुलाई कर दी थी और उसे घूर कर देखा था। उसने सोचा, बहुत बुरा हुआ यार, शुक्र है पैसे नहीं मिले। उसे एकदम से अस्पताल ले जाया गया और सबने ढंग से उसकी केयर की। रुयान को कहीं भी सीरियस चोट नहीं लगी थी। हालांकि सामने वाले के सिर पर चोट लगी थी, लेकिन लकीली उसे भी गंभीर चोट नहीं आई। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रुयान एक रिच फैमिली से है और हमेशा अपने क्लासमेट्स को ट्रीट देने और कराओके के लिए पैसे खर्च करता है, इसलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सब उसे अमीर लौंडा समझते हैं। जब लोगों को पता चला कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो बहुत सारे लोग उससे मिलने आ गए। थैंक गॉड मैंने उसे नहीं देखा। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर का वो बदमाश, आज इतना बढ़िया मौका था। फिर भी तू रुयान के साथ रुका क्यों नहीं? या क्या जी बोड़ा इतने समझदार हैं? मैंने सुना है जी बोड़ा ही रुयान को अस्पताल लेकर आए थे और तब से वही उसका ख्याल रख रहे हैं। रुयान ने ताना मारते हुए बोला। वो सुबह से मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रहा। और क्या मैं होंगटैंग वापस जाऊंगी? ये सुनकर सब हंस पड़े। क्या वो सच में इतना जिद्दी है? ऐसा सीन नहीं है कि मैं उसे नीचा समझ रही हूं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा और रुयान के पास वापस आ जाएगा। अरे मजाक है क्या? वो सुबह से झगड़ा कर रहा है। जब भी उसकी रुयान से बहस होती है सुबह ही निकल आती है। वू चाओ ने वू को डराकर माफी मंगवाई। तुम सब बातों को एकदम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। लियू रुयान ने यह सब सुना तो उसके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए। उसने ताना मारते हुए कहा, इस बार तो उसने सच में हद ही पार कर दी है। चाहे वो आकर मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांग ले, पर मैं उसे माफ बिल्कुल नहीं करने वाला। उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए सर्दी की दवाई खरीद कर लाएगा, पर वो लेकर नहीं आया। यहां तक कि दवाई लाने की बात तो दूर, वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा। उसकी वजह से उसे अस्पताल तक जाना पड़ गया। और तो और, न सिर्फ वो उससे मिलने आया, बल्कि उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया, सिर्फ इस चक्कर में कि वो उनके रिश्ते को सबके सामने पब्लिक कर दे। वो उसे इस तरह की सजा दे रहा है। अगर उसने अब भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो बाद में उसे बहुत भारी पड़ जाएगा और सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। यिक्सियांग, क्या यहां सच में रायता फैलने वाला है? किसी ने यह बात बीच में छेड़ दी। वैसे कल टाटा का बर्थडे है, कोई चलना चाहेगा क्या? किसी ने हंसते हुए बोला, वो भाई हमेशा अपना बर्थडे यिक्सियांग में सेलिब्रेट करता है, भला वो इतना खर्चा कैसे उठा लेगा? उसका बर्थडे मनाना भी इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी बहन रुयान मानेगी या नहीं। सबको यही लगता है कि लियू रुयान एक अमीरजादी है और टाटा भी बस एक रईसज़ादा है जो एक आम जिंदगी जीता है। पर सिर्फ लियू रुयान को ही पता है कि असली अमीर तो असल में टाटा ही है। रुयान, क्या तू आज भी उसके बर्थडे की पार्टी रखने वाली है? मुझे इन्वाइट करना बिल्कुल मत भूलियो। ऊपर जाना इतना महंगा है, मैं अभी तक वहां गई ही नहीं हूं। सबकी तारीफें सुनकर रुयान ने एकदम चिल होकर बोला, टेंशन मत ले, हम सब साथ चलेंगे, एकदम फाड़ मजा आएगा। उस शाम रुयान जी बोड़ा के साथ बाहर निकली। उसने देखा कि आसपास का माहौल थोड़ा डल सा है और ये सोचकर कि जी बोड़ा पूरे दिन बिना आराम किए उसके बिस्तर के पास बैठी रही, रुयान अपनी जगह सहली तक नहीं। जी बोड़ा, तू पिछले 2 दिनों में बुरी तरह थक गई होगी यार। मेरे पास रुकने के लिए थैंक यू सो मच। वैसे तूने पिछली बार एक हैंडबैग पसंद किया था ना, चल आज वही खरीद लेते हैं। ऐसा सीन लग रहा था जैसे यान ने टाटा का कार्ड यूज करके जी बाओ के पुराने बैलेंस को एकदम से साफ कर दिया हो। और ठीक इसी टाइम पर लिंगचेंग में हइयां और शूली मो अपने फोन से बैलेंस टॉपअप कर रहे थे। रुयान को उससे कांटेक्ट करने से रोकने के लिए हइयां ने चुपके से अपने फोन में रुयान का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया।
हैया बिस्तर लगा ही रहे थे कि तभी उनके पास लाइफ यू का कॉल आ गया। हैया, क्या तुम घर पर हो? भले ही वो बहुत रईस खानदान से थे, फिर भी लाइफ यू के सामने उनका टोन काफी अग्रेसिव था। उन्होंने पूछा, मैं घर पर ही हूं, बोल क्या बात है? इसी टाइम पर लाइमो। फिर कॉल करने वाले ने हयुआन से कहा, हयुआ, मैंने अभी नोटिस किया कि उसने बहुत सारी घड़ियां खरीद ली हैं। इस ब्रांड की क्वालिटी ठीक ठाक है, पर मैं इनके डिजाइन डायरेक्टर को जानता हूं। अगर उसे घड़ी चाहिए ही थी तो मैं उसके लिए स्पेशल कस्टमाइज करवा देता। अभी रेडीमेड मॉडल उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। होस्ट थोड़ा शर्मिंदा सा होकर बोला, तुझे तो पता ही है, थोड़ी देर पहले रूमर्स की वजह से उससे हमारा पंगा हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अब उससे बात कैसे करें। अगर तेरे उससे अच्छे टर्म्स हैं तो वो तेरी बात ज्यादा आराम से मानेगा। तू ही एक बार उससे बात कर। लेफ्टिनेंट हाइयो ने फोन काट दिया। कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़े रहने के बाद ऐसा लगा जैसे रू यान ने सीधे अपने बैंक कार्ड से अपने प्रेमी के लिए गिफ्ट्स खरीदे हों। ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही उसने कुछ गड़बड़ कर दी। उसने लाइफुलिन और वू को इसका रीजन भी बताया और उनसे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी पढ़वाई। फिर उसने अपनी मेड को बुलाया और रू यान का सारा सामान पैक करवाकर बाहर फेंकवा दिया। वो उसके घर में नहीं रह सकती थी। मैं उसकी मंगेतर हूं, है यान की गर्लफ्रेंड नहीं। ये फैमिली की तुलना में अच्छे दरवाजे और भी ऊंचे होने चाहिए यार। घर के सारे नौकर हइयों को बहुत पसंद करते हैं। वो रुयान को कब से पसंद नहीं करते। एक ड्राइवर की बेटी वो अपने पापा को पसंद करने लगी थी और सच में वो उन्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। हइयों फैसले लेने में एकदम पक्की है, पर उसे ये भी डर रहता है कि कहीं मैं गुस्सा ना हो जाऊं। वो अपने हर काम में भगवान पर भरोसा रखती है। उसने बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, होपफुली आप नाराज नहीं होगे। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सीन है? वाइफ, बस बोल दे। मैंने कहा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, और उसे फिर से वाइफ बोलकर बुलाया। हयू थोड़ा हेल्पलेस फील कर रही थी। एक्चुअली वो मुझे सच में पसंद करती थी। हुआंग हुआंग बोली, मैंने मेड से बोल दिया कि लियू रुयान का सारा सामान पुराने घर से बाहर फेंक दे। वो अब तुम्हारे पुराने वाले घर में नहीं रह सकता। फिर वो बोली, अब मैं तुम्हारी वाइफ हूं, अगर वो वहीं रुका रहा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि लियू रुयान कौन है या पुराना घर है कहाँ। किसी भी पंगे से बचने के लिए मैंने उससे पूछ ही लिया, तो लियू रुयान में ऐसा क्या है जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आता है? उसने एक सेकंड के लिए मुझे बड़ी समझदारी से घूरा और फिर अचानक से मुस्कुरा दी। हाँ, लियू रुयान तो बस एक ड्राइवर की रखैल ही तो है। मैं उससे बहस क्यों करूं? अगर मैंने उसे पहले ही पत्नी कहकर बुलाया होता और उसके साथ होती तो उसकी फैमिली लियू रुयान के बारे में सोचती भी नहीं। मैं भी कितनी भोली थी यार। एक ड्राइवर की बेटी, उसे मेरे घर में रहने का क्या हक बनता है? बोल दो उसे कि घर से निकल जाए तुरंत। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरी तरफ घूरने लगा। मैं क्लोज होना चाहती थी, पर मेरा चेहरा एकदम से लाल हो गया। लेकिन यार, ये मेरी वाइफ है और किस करना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसलिए रेड फेस के साथ ही मैंने हैयान के गाल पर एक किस कर दिया। ठीक है, मैं तुझे सब कुछ एकदम क्लियर कर देती हूँ। अचानक हुआन यान का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने मुझे क्रश कर दिया। हे भगवान, क्या मैं सच में सपना देख रही हूं? वो लगभग 10 साल से मुझे पसंद करता था, सालों से मेरा पीछे पड़ा था और 99 बार अपने प्यार का इजहार कर चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उसे गले लगाऊंगी और वो मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। तो उस रात हम दोनों एक ही बेड पर सोए थे। अगली सुबह जब मैं उठी तो हुआन यान रेडी होकर अपना काम कर रहा था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा और मुझसे पूछने लगा, आज क्या सीन है? क्या तू अभी भी शांगिमाओ में है? मुझे तो याद ही नहीं कि मैं अपना बर्थडे कैसे मनाती थी। हैया की ये बात सुनकर मैंने बस अपना सिर हिला दिया। मैं अभी भी शांगिमाओ में हूं, मुझे वहां रहना अच्छा लगता है। हैया ने सिर हिलाया। तो फिर मैं उसे फोन कर देता हूं। दोपहर को हैया मुझे खुद शांगिमाओ ले गया। इस बीच 2 दिनों से मैंने हैया से ऑनलाइन बात नहीं की है। मेरा सब्र एकदम खत्म होने को आ गया है। हमारे रिश्ते में हमेशा वही पीछे हटने वाला बनता है, चाहे सही कोई भी हो या गलत। वो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है और न कभी झुकता है। अभी भी अगर मैं उससे कांटेक्ट न करूं तो हमारी फोन पर बात तक नहीं होती। दोपहर के समय वो तो स्कूल भी नहीं आता। इस छोटी मोटी लड़ाई से उस पर आमतौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके किसी क्लासमेट ने पूछा भी नहीं, रुयान, आज टाटा का बर्थडे है ना? हमें उस बिल्डिंग में जाना ही है। चल, हमें जाना ही होगा। अगर वो वहां नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? रूम पहले से ही बुक है। टाटा वहां हो या न हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। रुयान को मेरा कार्ड स्वाइप करने की आदत हो गई है। वो तो ये भी भूल गया है कि ये उसका कार्ड नहीं है और ये वो मनी नहीं है जिसे उसे खर्च करना चाहिए। मैं उसे जो भी देती हूँ वापस लेने के बाद उसके लिए उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। हैयान और मैं ईशांगलू वीआईपी कमरे की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। ये वीआईपी कमरा स्पेशली हैयान के लिए बुक था। मुझे बगल वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी और मैंने हैयान से कहा, भाई
लगता है यहाँ अच्छा खासा सीन चल रहा है, काफी भीड़ भाड़ है। हयान थोड़ा इरिटेट से दिखे। ईशांगलू में तो हमेशा एकदम शांति और चिल वाइब रहती है, आज इतनी भीड़ क्यों है? उन्होंने मैनेजर को बुलाया। बगल वाले कमरे में क्या चल रहा है? ये कुछ ज्यादा ही आवाज नहीं हो रही? मैनेजर हयान को सामने देखकर घबरा गया और वहीं रुक गया। उसने डरते हुए कहा, सर, वो बगल वाला कमरा भी हमारे एक मेंबर का ही है। वो आज यहीं आए हुए हैं। लगता है किसी की बर्थडे पार्टी है, इसलिए उन्होंने बिंगडा यूनिवर्सिटी से करीब 1 दर्जन स्टूडेंट्स को बुलाया है। अगर आपको शोर ज्यादा लग रहा है तो मैं उनसे दूसरे कमरे में जाने को बोल देता हूं। यह सुनकर हुआन यान को एकदम से क्लिक हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और सोचने लगा, बिंगडा यूनिवर्सिटी बर्थडे पार्टी? भाई इतना शोर तो नहीं हो सकता है ना? क्या उसने जानबूझकर ये सब किया है? क्या वो जानबूझकर इस बिल्डिंग में खाने आया था और फिर उसने बाकी स्टूडेंट्स और रुयुआ को बुला लिया? क्या वो जानबूझकर रुयुआ को हम दोनों को साथ खाते हुए दिखाना चाहता था ताकि उसे चिढ़ा सके? हुआन यान मन ही मन सोचने लगा, वाह यान भाई, तू तो गया काम से। सारे मंत्रियों ने प्रबंधक से बोल दिया कि उन सबको भूल जाओ और चुपचाप जल्दी से खाना लगाओ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हैया अचानक से फिर क्यों भड़क गया, और उसकी आंखों का एक्सप्रेशन और मेरा हाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भयंकर गुस्सा आ रहा हो। मैंने ध्यान से हैया का चेहरा नोटिस किया और आराम से पूछा, बीवी, नाराज हो क्या? हैया बगल वाले कमरे में शोर शराबा सुन रहा था। जब उसने मुझे बीवी बोलते हुए सुना तो वो कुछ बोलता, उससे पहले ही उसने दरवाजे के पास किसी को खड़े हुए देखा। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। सच में वो स्मोकिंग रूम से कोई बंदा था। रुयान उनके निजी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। डिंग, जो पहले थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था, एकदम से मुस्कुरा उठा। उसने कहा, ओह, अब जाकर बात समझ आई। मैंने अचानक उसे पत्नी क्यों बोल दिया था। ओह, अब जाकर क्लिक हुआ। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ लोचा है। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी थी। वो थोड़ा सा झिझकते हुए मुझे देख रही थी। रुयान के कुछ बोलने से पहले ही उसके पीछे खड़ी उसकी सहेलियों ने चिल्लाकर कहा, देखा, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला था रुयान, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ये सचमुच आया था। सच में यार, तुम ही हो। आते टाइम तुमने रुयान को ढूंढा क्यों नहीं? हम तो एकदम पास में ही रहते हैं। वो लोग जानबूझकर रायता फैला रहे थे। मैंने छुपके से, मैंने कुछ चुराया थोड़ी है, बस उनसे टकरा गया था। हैया की कुछ पत्नियां उसके पास आ गई थीं, जिससे उनका सीन थोड़ा इजी हो गया था। मुझे लगा शायद वो लोग मुझे जानते होंगे, पर मैं अभी किसी पंगे में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे अनजान बनने का नाटक करना पड़ा। हैया ने कैजुअली मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें लगता है कि वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं? मैं उन्हें और बाहर जाने दूंगा। ये बोलते ही हैया ने सर्विस चेन दबाई, जिससे गेट पर खड़े लोगों ने किन को बांध दिया। रुयान भी गुस्से में दांत पीसते हुए डर के मारे मुझे घूर रही थी। हे, तू ये बकवास कब बंद करेगा? बस कर यार, तू एकदम नासमझ है। क्या तू हमेशा उससे ऐसे ही बात करता है? रुयान ने ताना मारा। उसके और मेरे बीच क्या होता है, इससे तेरा क्या लेना देना है? अपने काम से मतलब रख। रुयान को हुआनयान से सबसे ज्यादा चिढ़ है। हुआनयान अमीरी और ऐशो आराम में पैदा हुआ है। भले ही वो हर चीज में परफेक्ट हो, फिर भी उसे हर साल अरबों डॉलर का डिविडेंड मिलता है। इसके अलावा वो बेहद जेनरस और कैपेबल भी हैं। फिर भी इतनी कमाल की लड़की को अपनी पसंद का आदमी नहीं मिल पा रहा, और वो आदमी खुद को उसके हवाले कर रहा है। तू इतना बदतमीज तो नहीं होगा, है ना? ये बात वो सचमुच वापस लेना चाहता था। उसने लुओ फेंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। लुओ फेंग ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ मेरी वजह से था, पर वो चुप रहा। उसके दिल में एक जिद्दी सी कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। मुझे अपने ऊपर झुका हुआ देखकर उसका चेहरा, ताली बजाओ, क्या तुम वहां जा रही हो? नहीं, यानजियांग के मुंह में कुछ नहीं है। यानजियांग एक हल्की सी स्माइल के साथ जानती है कि मैं बीच में पक्का बोलूंगी। यानजियांग चाहे जितनी भी कूल हो, क्या फर्क पड़ता है? वो है तो आखिर उसकी सबॉर्डिनेट ही। सीन बस इतना सा है, 2 लड़कियों के बीच जितनी ज्यादा बातें और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, उतना ही तगड़ा रायता फैलता है। मैं कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही यानजियांग ने पूछ लिया कि क्या मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैंने यानजियांग का गुस्से वाला चेहरा देखा और दरवाजे पर खड़े स्टूडेंट्स की अनफ्रेंडली नजरों को भी नोटिस किया। मुझे समझ आ गया कि बाहर वाले लोग बिल्कुल सही नहीं हैं, इसलिए मैंने यानजियांग का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा ड्रामा करते हुए कहा, पत्नी, मैं वहां नहीं जाना चाहती। मॉम। लियू रुयान की घमंडी मुस्कान धीरे धीरे फीस पड़ गई और फिर एकदम शॉक्ड एक्सप्रेशन में बदल गई। वो पूरी तरह चौंक गई। तुमने क्या कहा? उसने हैरानी से पूछा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने खुद को पूरी तरह इंसल्टेड फील करते हुए कहा। वाइफ, यार ये कितनी गुस्सैल है, तुम पहले कभी इतनी गुस्सैल नहीं थी। लियू रुयान के पीछे बैठे कुछ क्लासमेट्स थोड़े हैरान थे। क्या इसकी सच में एक वाइफ है? क्या ये लियू रुयान के प्यार में पागल नहीं थी? सच कहूं तो इसकी करंट वाइफ सच में लियू रुयान से कहीं ज्यादा सुंदर है, और वो बहुत अमीर भी लग रही हैं।
धुएं की तरह। सीन ये था कि उसे दूसरों का खुद से आगे निकलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। उसने एकदम धक्के से दरवाज़ा खोल दिया। मुझे भड़काने के लिए उसे बस यही घटिया तरीका मिला था, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरी बात से एग्री नहीं करती। उसने गुस्से में आकर कहा, अगर ये सब पहले हुआ होता तो मैं उसी टाइम उसके पास जाकर उससे भिड़ जाती, पर अब वो आराम से वेट कर रहा है। मेरे उसके साथ जाने का वेट कर रहा है, मेरे हेयांग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का वेट कर रहा है। मैंने एकदम घबरा कर हेयांग का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, पत्नियों, चलो यहां से निकलते हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हेयांग। मैंने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए बिना रेस्टोरेंट मैनेजर से सीधे सीधे कहा कि कुछ बंदों को बुलाकर क्विन फैंग को, जिसका इस पूरे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, साफ साफ बोल दे कि जब हम खाना खा रहे हैं तो वो मुझे और मेरे बीएफ को बीच में आकर बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। मैं लू रुआन और उसके बाकी क्लासमेट्स को वहीं छोड़कर निकल ली। थोड़ी देर बाद मैंने क्विन फैंग को एकदम सख्त हिदायत दे डाली। वो सच में बहुत मतलबी किस्म की लड़की थी। इतने सारे क्लासमेट्स के सामने भी वो मुझसे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थी। मामला सुलझाना तो दूर की बात है, और ऐसा दिखा रही थी जैसे जन्मदिन की पार्टी में मैंने जो उससे रिश्ता ख़त्म करने को कहा था वो उसने मान लिया हो। जी बोडाओ अभी भी पास वाले बाओक्शांग रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा था। वो थी कि जी बोडाओ का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर मैं उसके साथ नहीं आई और इसके बजाय हैया के साथ खाना खाने का डिसीजन लिया, जिससे वो भाई एकदम शर्मिंदा हो गया। वो इतना भड़क गया कि सीधा अपने प्राइवेट रूम में वापस निकल लिया। सीधे शब्दों में कहें तो जब वो अब आ ही नहीं रहा है तो फ्यूचर में भी कोई मत आना। उसने टेबल पे हाथ पटका, अरे छोड़ो उसे, आज कोई बर्थडे पार्टी वार्टी नहीं है, बस सबको खाना खिलाओ, जो दिल करे ऑर्डर करो, बिल्कुल हिचकिचाओ मत। जब भी वो मुझसे गुस्सा होता है वो मेरा क्रेडिट कार्ड जला देता है। वो अपना माइंडसेट पूरी तरह समझा नहीं सकता, लेकिन जब वो मुझे उससे कांटेक्ट करते और ये पूछते हुए देखता है कि वो कहाँ जा रहा है, ट्रैक के बीच में उसका दिल एकदम कंफ्यूज था और बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। बीच वाले लोग तुरंत अपना कमरा बदल कर निकल लिए। एक प्राइवेट रूम के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। फैन लियांग भी काफी बड़ा शॉट था। उन्होंने जो डिशेज ऑर्डर की थीं वे सारी की सारी बहुत ज्यादा महंगी थीं। जी बो ने जिस तरीके से ल्यू रुयान को देखा उसका दिल फुल स्पीड से धड़कने लगा। वो थोड़ा शर्मा गया और उसने उसके लिए एक ग्लास वाइन पोर कर दी। उसने एकदम क्लियर आवाज में कहा, रुयान, चलो साथ में पीते हैं। बीच वाले लोग एकदम से एक्साइटेड हो गए। अरे भाई, क्या ये सच में क्रॉस कप ड्रिंक होने वाली है क्या? तो जब बाकी लोग मजे से ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे, जीबो अचानक से घूमा और सबके सामने सीधे ल्यू रुयान को किस कर लिया। स्मोक लाइक ने उस अकेले बंदे को पकड़ा हुआ देखा और उसे बिल्कुल भी दूर नहीं किया। दोनों ने करीब 1 मिनट तक किस किया। आसपास के सहपाठी एकदम पागल हो गए। खुशी में एक दूसरे से सिर टकराने लगे। वो उनकी बातें भी साफ सुन पा रहे थे। स्मोक लाइक और वो अकेला बंदा अब ऑफिशियल तौर पर डेटिंग कर रहे थे। ये उसके लिए काफी सही सीन था। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और नोटिस किया कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं थी। मैंने उससे फुसफुसाते हुए कहा, हनी, चलो किसी और जगह जाके खाना खाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा टीज कर रहे थे। असल में मुझे तो बस इस बात की टेंशन थी कि साइड वाले लोग खाना खत्म करके सीधे मेरे पास आ जाएंगे और बात करने लगेंगे। कितनी अजीब बात है यार। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को यह पता चले कि मुझे भूलने की बीमारी है। कम से कम हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक हमारा रिलेशन ठीक ना हो जाए। मुझे अभी अपनी वाइफ बहुत पसंद है और मैं अभी डिवोर्स नहीं चाहता। तुम बोल रहे हो कि तुम उसे पाना चाहते हो। तुमने मुझे फौरन उस रेस्टोरेंट से दूर कर दिया। इस बीच खाना खाने के बाद बिल पे करने वाली लेडी एकदम शॉक्ड रह गई। वो मेन सीट पर बैठी थी और मैनेजर को पोलाइटली उसका बैंक कार्ड वापस करते हुए देख रही थी। सॉरी, आपका बैंक कार्ड लॉक है, पेमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या आपके लिए अपना कार्ड चेंज करना पॉसिबल होगा? इस खाने का बिल इतना ज्यादा था। जिन रुयान और कम से कम 6 और लोग ये सुनकर एकदम चुप हो गए कि ल्यू रुयान का बैंक कार्ड लॉक हो गया है और वो पेमेंट नहीं कर पा रही है। चीची ने ल्यू रुयान की तरफ देखा, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। जो कार्ड उसने मुझे दिया था वो भी लॉक हो गया है। वो क्या कर रहा है यार? क्या वो सच में ऐसा कर रहा है या वो मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर रहा है? ल्यू रुयान का चेहरा बिल्कुल उतर गया। मैं तो बस यही एक अकेला कार्ड लाई थी, नहीं तो मैं पहले इसे ट्राई करके देख लेती और कल पेमेंट करने वापस आती। जी फुदा ने भी उसकी साइड लेते हुए कहा, मैनेजर, ल्यू रुयान, वो आपका रेगुलर कस्टमर है और यहां ये उसका पहला मील नहीं है। आज एक सीन हो गया। उसे पता ही नहीं था कि उसका कार्ड लॉक हो गया है। क्या आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकते हो? मैनेजर थोड़ा अनवेल लग रहा था और उसके चेहरे पे गुस्सा सा था। यहां पेमेंट लेने का कोई सिस्टम नहीं है। इसके अलावा यहां खाने वाले लोग अक्सर काफी अमीर होते हैं। मैंने कभी ऐसा बंदा देखा ही नहीं जिसका कार्ड काम ना करे। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। जैसे कि कहते हैं, ये वीआईपी पैकेज स्पेशली ऑनलाइन बर्थडे पार्टीज के लिए है। चूंकि तुमने इसका यूज किया है तो तुम उसके फ्रेंड होगे, इसलिए मैं उसे दे देता हूं। उसे फोन करो और पूछो। अगर वो हां बोल दे तो कोई सीन ही नहीं है,
आखिर ली फैमिली 9th फ्लोर पर एक वीआईपी है। ली फैमिली की प्रॉपर्टी डैंग डायनेस्टी में सबसे ऊपर है। वो खाने का बिल ना चुकाने जैसी घटिया हरकत थोड़े ही करेंगे। जैसे ही लू यान ने सुना कि वो उसे ढूंढने जा रही है, वो एकदम से भड़क उठी। नहीं, मैं उसे ढूंढने नहीं जाने वाली, उसने कहा और फिर ताना मारते हुए बोली, अच्छा तो ये उसकी चाल है। वो यही मेरा वेट कर रही है ताकि मैं वापस जाऊं और उससे भीख मंगवाऊं। नामुमकिन! ये सब सुनकर मैनेजर एकदम शॉक्ड रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की आखिर बोल क्या रही है। जब वो तुम्हें देखते हैं दूसरा पक्ष क्या करता है। लियू रुयान की बातें सुनकर जी बोड़ा को समझ आ गया कि क्या सीन चल रहा है और उसने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, वो भाई बहुत मनमानी कर रहा है। ये उसका कार्ड तो है नहीं यार, वो तुम्हें ऐसे कैसे फंसा सकता है। उसे तो ये भी लगा कि लियू रुयान के कार्ड का इस्तेमाल उसी ने किया होगा, जैसे कई बार गलत पासवर्ड डाल दिया हो। उसके आसपास के लोग, जिन्हें पहले थोड़ा शक था, जी बोड़ा की बात पर एकदम यकीन करने लगे। स्कोरिंग शुरू होते ही लियू रुयान का चेहरा और भी सीरियस हो गया। उसने कार्ड उठाया और उस पर एक नजर डाली। फिर शिनिची का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने वहां खड़े सारे आर्टिस्ट पर एक बार नजर डाली। ये लोग भाई साहब खाते पीते भी क्या गजब थे। अकेले खाने का बिल ही 8 लाख से ऊपर का था। उसने टाइट से फेस के साथ अपना फोन निकाला और मैनेजर से बोला, छोड़ ना यार, मेरे अकाउंट में अभी भी कुछ पैसे पड़े हैं, पेमेंट मैं ही कर देता हूं। तुझे उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। भाई चाहे मैं भूख से मर जाऊं, पर उसके आगे कभी नहीं झुकूंगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो झुके या न झुके, बस जब तक वो बिल पे कर दे, सीन सेट है। लियो रुयान को इस कंडीशन में देखकर शिनिची और भी ज्यादा भड़क गया। अगर लियो रुयान उसके पीछे नहीं जाती तो वो, हाँ, जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलता तब तक वो लियो रुयान को अपनी बाहों में पकड़कर रख सकता है। बिल चुकाने के बाद उसने कमरे में बैठे अपने क्लासमेट्स को देखा और वो एकदम खुश हो गया। उसे रोस्ट होने की भी कोई इच्छा नहीं थी। दूसरी तरफ वो मुझे एक रोमांटिक से वेस्टर्न रेस्टोरेंट में भी ले गया। हम कायदे से जियांगनान बेस सिटी ऑफिस में बैठ गए। उसने मुझे एक सैफायर वाली वॉच भी दी। मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। उसने मुझे जितने भी गिफ्ट्स दिए हैं उनमें से ज्यादातर ब्लू वॉचेस ही हैं। अब इस हस्बैंड के चक्कर में मुझे ब्लू कलर और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। जब हम वापस आए तो उसने मुझसे कहा, कल तुम्हारा वापस क्लास में चल, फिर मैं तुझे पहले हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। हॉस्पिटल चलें। मैंने फिर से अपना माथा छुआ और मन में सोच रही थी कि अगर हम हॉस्पिटल गए तो क्या हैया को पता चल जाएगा कि मुझे भूलने की बीमारी है। हैया ने मेरी तरफ देखा और मेरा पीला सा चेहरा देखकर मुझे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत कर, बस एक छोटा सा चेकअप है, मैं तेरी पट्टी बदल दूंगी, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। डर तो असली में इसलिए लग रहा है क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। जब हम हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचे तब भी मुझे हैया को वहां से भगाने या ले जाने का कोई रीजन समझ नहीं आ रहा था। हैया को वहां से ले जाना, दरवाजा पहले ही खुल चुका था और मुझे कार से बाहर खींचा जा रहा था। मैं बस हैचा के पीछे पीछे बाहर निकल सका। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे तो मुझे अचानक से अजीब सी बेचैनी होने लगी। वाइफी, मेरा एकदम से सेब खाने का मन कर रहा है, क्या तुम एंट्रेंस पर जाकर मेरे लिए कुछ सेब ला सकती हो? हैचा ने हल्का सा माथा सिकोड़ा और बोली, मैं बाद में खा लूंगी यार, मैं पहले तेरे साथ डॉक्टर के पास चलती हूँ। तुम खुद ही जाकर ले आओ ना, जल्दी हो जाएगा। ये हॉस्पिटल के गेट पर ही तो है। जब तक तू वापस आएगा तब तक मैं डॉक्टर से मिल चुकी होंगी और मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाएगा और फिर मैं सेब खा लूंगी। मेरी वाइफ सच में बेस्ट है। हैचा ने कार के पास वाले पिलर को पकड़ा और झट से बोली, ठीक है ठीक है, थोड़ी देर यहीं रुक, मैं अभी नीचे जाके ले आती हूँ। मैंने एकदम खुश होकर सिर हिलाया और चुपचाप बेड पर बैठ गई। बेटा जाके ले आ, कोई जल्दी नहीं है, मैं यहीं तेरा वेट करूंगी। मैंने फिर से सिर हिलाया, मुड़ी और वहां से निकलकर सीधा डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच गई। डॉक्टर मुझे देख के एकदम टेंशन में आ गए। तेरी कंडीशन देख के लग रहा है कि घाव काफी अच्छे से हील हो रहा है, कैसी है तू, कुछ याद है क्या तुझे? मैंने चैन की सांस ली और थोड़ा सैड होकर अपना सिर खुजाया। मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे कहा, तू अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है, फिर उन्हें अपने अतीत के बारे में बताने दो या किसी जाने पहचाने माहौल में जाओ और अपने पुराने दोस्तों से मिलो, शायद इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए। मैंने थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, मेरे पास तो सब कुछ है यार, मैं आजकल अपना पूरा दिन अपनी पत्नी के साथ स्पेंड कर रहा हूं और मैंने कल से वापस कॉलेज या स्कूल जाने का डिसाइड कर लिया है। उसने सिर हिलाया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छे ब्रेन स्पेशलिस्ट की सलाह दूंगी, तुम जाकर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। फोन लेकर जाते वक्त मैंने चुपके से कल को अपनी जेब में रखा और फिर बाहर झांक कर सी ऑफ आइलैंड्स को देखने लगा। मुझे ऐसा लगा कि सी ऑफ आइलैंड्स अभी तक नजर नहीं आया है, वो इतनी जल्दी वापस आ गया। पर जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो हैया और यिंग चेंग दरवाजे पर सेबों से भरा बैग लिए खड़े थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा वाइब था। मैं डर के मारे एकदम उछल पड़ी, मेरा दिल धक धक करने लगा। ओह शिट,
हैया ने पक्का सब सुन लिया होगा। मैंने एकदम क्यूरियस होकर हैया की तरफ देखा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पत्नी, तुम वापस आ गई। हैया चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस सेकंड मुझे भयंकर डर लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर हैया को इस हालत में देखकर मेरा दिल टेंशन से और तेजी से धड़कने लगा। मैं पूरी तरह से अलर्ट थी। 2 बार पत्नी बोलकर पुकारने पर भी जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो आप मुड़कर भाग गईं। बस 2 कदम चली ही थीं कि हैया ने आपको दबोच लिया, जो एकदम आपके बुरे भाग्य की याद दिला रहा था। उसने आगे कहा, मैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। चेनशेंग ने पूछा, क्या तू बेरोजगार है? मैं थोड़ी देर रुकी, फिर हैया को एक्साइटमेंट से देखा और कुछ बोली नहीं। पर हैया सब कुछ समझ चुका था। उसके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने कहा, तू अचानक इतना इरिटेट क्यों हो रहा है? क्या पता तू मेरे पास वापस आया और मुझे पत्नी तक बोल दिया। मुझे हैया के मूड में कुछ लोचा फील हुआ। वो एकदम टूटा हुआ और गुस्से में लग रहा था, पर साथ ही भाई एक्साइटेड भी पूरा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ही मिस्ट्रियस सीन चल रहा था। उसने एकदम से गर्दन घुमाई और उसकी तीखी नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। उसके चेहरे पर एकदम गहरे इमोशंस दिख रहे थे। वो मुझे अंदर से चोट पहुंचा रहा था। अचानक से मुझे उसकी आंखें याद आ गईं। वाइफ, क्या तुम मुझे इसलिए नहीं छोड़ोगी क्योंकि मुझे एमनेसिया है? मुझे छोड़े जाने का पूरा डर है। मुझे लगता है कि हुआन यान काफी ट्रस्टवर्थी है। वो अभी भी मेरी वाइफ है। मैं हुआन यान के साथ ही रहना चाहता हूं। अगर हुआन यान मुझे एमनेसिया करवा देती है, अगर तुम इनमें से किसी एक बात की वजह से मुझे छोड़ दोगी, तो मुझे सच में सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद वो एकदम से मुस्कुरा पड़ी। ये पहले वाली खुद को कोसने वाली स्माइल नहीं थी, बल्कि एकदम क्यूट और प्यार भरी स्माइल थी। भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम दोनों इतने क्लोज हैं, बिल्कुल फैमिली जैसे, और तुम वो इंसान हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं इनमें से किसी एक छोटी सी बात की वजह से तुम्हें जाने से कैसे रोक सकती हूँ? मैं अभी बस इसलिए भड़की हुई थी क्योंकि तुमने ये सब किया और मुझे बताया तक नहीं। तुम इसे मुझसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर मुझे ये सब पता नहीं चलता तो तुम इसे कब तक मुझसे छिपाए रखने का प्लान बना रही थी? मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा। मुझे बस थोड़ा इनसिक्योर सा फील हो रहा है। मुझे कोई भी याद नहीं आ रहा यार, और समझ नहीं आ रहा कि किस पे ट्रस्ट करूं। हुआन यान ने मुझे प्यार से गले लगा लिया। शुक्र है कि मुझे टाइम पे पता चल गया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हें किसी और ने धोखा दिया है। ये सोचकर मुझे थोड़ा डर सा लग गया। फिर मैंने भी सीरियसली हुआन यान को वापस गले लगा लिया। शुक्र है तुम्हारी वाइफ अभी भी मेरे साथ है। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। ये वही रिंगटोन थी जो मैंने लियू रुयान के लिए सेट की हुई थी। हुआन यान ने जानबूझकर मेरे फोन से लियू रुयान के फोन पर कॉल किया था ताकि मैं उसे ब्लॉक कर सकूं। पर सीन ये हुआ कि उसे वीचैट पे लियू रुयान मिली ही नहीं। मैंने अपना फोन निकाला और प्रोफाइल पिक्चर खाली देखकर और नाम पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। पत्नी, ये कौन है भला? क्या मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए? हुआन यान ने फोन हाथ में लिया, उस पर एक नजर डाली और अपना सिर हिला दिया। अरे, ये कोई ऐसा वैसा बंदा है जो काफी टाइम से तुझे परेशान कर रहा है। इसे चुपचाप अनब्लॉक कर दे। मैंने तुरंत हामी भरते हुए सिर हिला दिया। ठीक है यार, अब मैं वही करूंगी जो तू बोलेगी। हुआन यान ने मेरा फोन लिया, लियू रुयान की कॉन्टैक्ट इन्फो को ब्लॉक किया और फिर सारे कम्युनिकेशन चैनल्स खंगाल कर लियू रुयान से जुड़े जितने भी लोग थे सबको डिलीट मार दिया। उसने इस सीन के बारे में काफी देर तक सोचा था। लियू रुयान जैसे लोगों का पब्लिक में दिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। उदाहरण के लिए, मेरे बगल में बैठी यूं ही ने देखा कि मैंने उसका फोन काट दिया है। वो गुस्से में अपने फोन को घूरने लगी। उसने मुझे वापस कॉल करने की कोशिश भी की, पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। यूं ही ने गुस्से में अपना फोन एक साइड फेंक दिया और ताना मारते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तू इससे बच जाएगा? बाद में बहुत पछताएगा। फिर उसने मेरे फोन की अच्छे से चेकिंग की, ये श्योर करते हुए कि वो पूरी तरह से क्लीन है। उसका फोन अभी भी मेरी तरफ था। यहीं रुक, मैं किसी को ढूंढ कर लाती हूं। उन्होंने मेरी हालत के बारे में पूछा। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप मेज पर बैठ गया। फिर वे मुझे एक न्यूरो सर्जन के पास लेकर गए। बहुत सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है। मेरी याददाश्त आगे चलकर पक्का ठीक हो जाएगी, पर उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था कि कब तक होगी। डॉक्टर ने हैया को यह भी बताया कि शायद उसे पहले कुछ बहुत बुरी यादें थीं और उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, इसलिए उसके शरीर ने एक डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर दिया, जिससे वो सब कुछ भूल गया। हैया मन ही मन सोचने लगा, आखिर इसे किस तरह का नुकसान झेलना पड़ा होगा? क्या ये सब सच में उसी हादसे की वजह से हुआ था जो हैया के साथ हुआ था? फिर हैया मुझे अपने साथ घर ले आया। मेरा दिल थोड़ा भारी हो रखा है। जब मैं उस बंदे से मिलने गया जिसने खुद आगे बढ़कर मुझसे कांटेक्ट किया था, तो उसने बड़े आराम से बोला, मैं ठीक हूं, मेरी वाइफ को तसल्ली है। भले ही वो अपनी पुरानी पावर्स वापस न ला पाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उसे मेरी याद तो है।
ऑनलाइन पहल करके मुझसे मिलने वाले उस शख्स को देखकर मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। वो अच्छे से जानता था कि मैंने उसकी खतरनाक चैट हिस्ट्री देखकर सब कुछ पूरी तरह गलत समझ लिया था। पर वो बात वहां खत्म नहीं हुई। उसे तो बस आगे के नतीजों की फिक्र थी। अब वो मेरी लीगल वाइफ बन चुकी थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो हुआन यान ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था और खुद मुझे स्कूल छोड़ने गई। पर जैसे ही हम स्कूल पहुंचे, वो अभी तक थोड़ा सा नर्वस सा हो रहा था। क्या हम 11 बजे स्कूल जा सकते हैं? मैं 11 बजे आकर तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक है? तुम्हें इस तरह से भागने की कोई जरूरत नहीं है। 11 बजे भी बिल्कुल सही सीन है, उसने थोड़ी जिद करते हुए कहा। नहीं, मैं 11 बजे आऊंगी। याद रख, मैं यहीं पर तेरा वेट करूंगी। अगर मैं तुझे देख नहीं पाई तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हल्की सी नोटी वाली स्माइल के साथ, अच्छा ठीक है, समझ गई तेरी बात। मैं एकदम टाइम पे आ जाऊंगी पक्का। उसने एक सेकंड के लिए अपना सिर हिलाकर प्रॉमिस किया और फिर बोला, तुझे वो लड़की याद है ना जिसे तूने कुछ दिन पहले सियांग यूरू के घर पे देखा था? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। हाँ, याद है अच्छे से। क्या हो गया भाई, क्या बात है? ये अंदाजा लगाते हुए कि वो और लियू युआन शायद एक दूसरे को जानते थे, पर उनके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। हयान कुछ सेकंड के लिए चुप रही और बोली, उससे दूर ही रहो यार। चाहे वो कुछ भी बकवास करे, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। वो बंदा अच्छा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। वो सही आदमी नहीं है, मुझे पहले ही पता था। उस दिन वो एक जगह पर बहुत ज्यादा गुस्से में था और तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया था। वो मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। उसके दिल का सारा तनाव और बेचैनी उसकी इन बातों से एकदम दूर हो गई। उसने पूछा, वो अच्छा इंसान नहीं है? फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? हय्या का घर उसके घर से साइज में छोटा है। वैसे देखा जाए तो कायदे से उसे तुम्हें जानना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि उसे ये सब मेरे जान पहचान के उन सहपाठियों से मिला होगा। उसने सोचते हुए अपना सिर हिलाया। सच में यार, उसने कुछ ज्यादा ही गंदे काम किए हैं। एक दो शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर असल में सीन ये है कि एक बहुत अमीर लड़का उसके प्यार में पूरी तरह पागल था। एक तरफ तो वो उस लड़के के पैसे उड़ाती थी, उसी के दिलाए हुए कपड़े पहनती थी और उसकी मौज काटती थी, पर दूसरी तरफ वो चुपके चुपके दूसरे लड़कों के चक्कर में भी रहती थी। हद तो तब हो गई जब वो उन बाकी लड़कों पर खर्चा करने के लिए भी उसी अमीर लड़के के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी। भाई, तुम्हें नहीं लगता कि ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा टॉक्सिक और घटिया है? मैं तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर बस यही सोच रहा हूं कि भाई, इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ये सच में बहुत ज्यादा घटिया हरकत है। उसे पसंद करने की बेवकूफी किसकी है? और भले ही वो लड़का जानता है कि वो दूसरी क्लासमेट्स को पसंद करता है, फिर भी वो ऐसा करने को तैयार है। क्या वो लड़का, क्या ये सब पोस्ट होने के बाद हम होप प्राइमरी स्कूल को डोनेशन दे सकते हैं? तू मुझे चाकू क्यों मार रहा है? उसने शौक होकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें ऐसी थी मानो उसने मेरी जिंदगी का हर एक सीन नोटिस कर लिया हो। इस नजरिए ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया। उसे क्यों लगता है कि मैं अचानक समझदार हो गई हूं? मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। ये तो बिल्कुल तेरे को चाकू मारने जैसा है। उसके दिमाग में सच में एकदम गंदा सा आइडिया चल रहा है। वो लड़का भी यार कसम से कुछ अलग ही किस्म का पीस है। वो हां बिना रह ही नहीं पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में कभी उससे ऐसी बात सुनने को मिलेगी। थोड़ा हंसने के बाद उसने सीरियस होकर अपना सिर हिलाया। हाँ, वो बंदा है तो बहुत शैतान यार, पर वो लड़का फिर भी कोई और ही है। मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्लास में पहुंचने तक मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस इतना बोला कि वो वही लड़का है जिसे सिगरेट पीने का शौक है और जिसने अपनी वाइफ की फीलिंग्स को भी बिल्कुल हर्ट किया है। उसकी वाइफ और वो, ये दोनों ऑलमोस्ट तलाकशुदा होने वाले थे। मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी। मुझे तो इस बात का भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी शादी हो चुकी थी और मैंने तो साइड में अफेयर चलाने का भी सीन सेट कर रखा था। क्लास के दौरान मैं अंदर से पूरी तरह घबराई हुई थी। टीचर को पता था कि गाड़ी चलाते वक्त मुझ पर अटैक हुआ था, इसलिए उन्होंने मेरे लिए ज्यादा पंगे नहीं लिए। लेकिन उसी टीचर का एक कलीग क्लास के बाद मेरे पास आया और पूछने लगा, पिछले कुछ दिनों से तेरी तबीयत कैसी है? मैंने उसकी तरफ देखा, प्यार से सिर हिलाया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरी फिक्र के लिए थैंक यू। मैं अचानक से काफी रिलैक्स फील करने लगी थी। वो कलीग एक सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर फौरन वहां से निकल गया। तू तो एकदम मस्त काम कर रहा है भाई। फिर पिछले कुछ दिनों से रोयान से मिलने क्यों नहीं गया? उसने तो अपना फोन भी तोड़ डाला क्योंकि वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था तुझसे। क्या जी बोड़ा जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है? पर मेरे चेहरे पे वैसी उदासी और गम नहीं दिखा जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उल्टा मेरे फेस पे हल्का सा गुस्सा था। जी बोड़ा, तू रोयान से बात करने आया है क्या? जी बोड़ा ने बात को फिर से खींचा। मैं ये सब तेरे भले के लिए ही तो कर रहा हूं यार। रोयान तुझसे नाराज है और मैंने तेरी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मैंने ताना मारते हुए बोला। रोयान के साथ उसमें अब भी गुस्सा करने की गट्स हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेमोरी ही चली गई हो और मुझे याद ही नहीं कि मैंने लियू रोयान को कितने पैसे दिए थे।
मैं उसे किसी भी चीज़ से बचने नहीं दूंगी। मैंने लियू रुयान के चेहरे पर पैसे फेंक दिए और उन्हें वापस करने को बोल दिया। मैंने ठंडे दिमाग से जीबो को साइड किया और बोली, थैंक यू, पर अब तुम्हें मेरी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके गुस्से से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। जीबो ने मुझे एकदम शॉक्ड होकर देखा। तुझे वो अब पसंद नहीं है? फिर उसके बारे में जो सीन चल रहा था कि उसने कोई नई बंदी ढूंढ ली है, क्या वो सच है? ओपन क्लास के दौरान मैं अकेले क्लासरूम के कोने में चली गई। ऑथर ने डिफीट के बारे में बड़ी सीरियसली बात की। किताबों में सुकून ढूंढने की कोशिश करते हुए मैं वैसे भी पहले से काफ़ी सही लग रहा था। यहां तक कि जब मैं चुपचाप बैठा था, किसी पागल कुत्ते की तरह लियू रोयान के पीछे पीछे नहीं घूम रहा था, तब भी मैं काफ़ी अपीलिंग था। वो यंग लेकिन थोड़ा अलग थलग सा दिखने वाला वाइब। पागल कुत्ते वाला अपना पास्ट भूल जाओ तो काफ़ी सारी लड़कियां मुझे पसंद करती थीं। मेरे बगल में बैठी एक चंचल और सुंदर लड़की ने बड़े वार्म तरीके से मुझे ग्रीट किया, सुप्रभात। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था और जब मैंने बगल वाली लड़की की तरफ देखा तो उसने भी प्यार से सिर हिलाकर कहा, नमस्ते। मैं थोड़ा शॉक्ड रह गया। एक्चुअली डाली टावर, जब भी उसने मुझसे बात की, मुझे डाली टावर बिल्कुल पसंद नहीं आया। नोंग नोंग थोड़ा शॉक्ड सा हुआ और धीरे से बोला, मैंने सुना है कि लियू रुयान और जीबू साथ हैं। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है, तो अब तुम लियू रुयान के पीछे नहीं जाओगे? फिर से लियू रुयान? भाई, उसका नाम सुनते ही मुझे चिढ़ मचने लगती है। मेरे सामने उसका नाम मत लो, मुझे अभी बहुत इरिटेशन हो रही है। नोंग नोंग की आंखें चमक उठीं और वो एकदम से मेरे पास आकर बैठ गया। तो फिर मैं तुम्हें अप्रोच करूंगा, ठीक है? मैं थोड़ा हैरान रह गया और उसकी तरफ देखा। नोंग नोंग हल्का सा भड़का हुआ था। उसने अपना टोन फिर से बदल लिया। अगर तुम अब लियू रुयान के पीछे नहीं पड़ी हो तो क्या तुम मेरे पीछे पड़ सकती हो? मेरे पीछे पड़ना एकदम ईजी है। मैं तो पूरी हद पार कर देता हूं। मुझे तो अब एकदम निराशा होने लगी थी। मेरी पुरानी छवि इतनी खराब थी क्या? मुझे भयंकर गुस्सा आ गया। सब यही बोलते रहते थे कि तुम लियू रुयान के पीछे पागल रहती थी और उसके पैसों के चक्कर में नौकरों की तरह काम करती थी। असल में मैं भी कोई गरीब थोड़ी हूं। मैं भी तुम्हें पैसे दे सकता हूं। तुम मेरे पीछे क्यों नहीं ट्राई करती? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ऊपर से मेरी वाइफ भी है। ये तो भाई एकदम किस्मत की बात है कि मैं कोई नरमी नहीं बरतूंगा और उस पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। वो लकड़ी के लैंप की जेब में टटोल रहा है और बेचारे को इस बात की भनक तक नहीं है। वो एकदम शॉक्ड है और अंदर से हर्ट भी फील कर रहा है। तुम्हारी पहले से ही वाइफ है? ये सब कब हो गया? वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रहा है। तो बस आधे घंटे के अंदर अंदर उनके आसपास के सारे जानने वालों को पता चल गया कि मेरी ऑलरेडी वाइफ है। जब रोयान खेल के मैदान में यहां वहां घूम रहा था तो किसी ने उससे आकर कहा, रोया, मैंने सुना है कि उसका डिवोर्स हो गया है। कंग्रेचुलेशन भाई, फाइनली तू इस मुसीबत से आजाद हो गया। हाँ यार, पहले रोयान जिसे वो परेशान किया करता था अब मजे से इधर उधर घूम रहा था। मेरा मूड एकदम खराब था। अब सब ठीक है। रोयान ने आखिरकार सुकून की सांस ली। रोयान ने बॉल कार्ड जमीन पर नहीं फेंका और जिससे बात कर रही थी उसे घूरने लगी। तू क्या बोल रही है? वो मैरिड है। उसने अपने क्लासमेट को धक्का देकर साइड कर दिया। वो मैरिड हो ही नहीं सकता। रास्ते में रुयान मन ही मन बड़बड़ाई, वो मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो किसी और लड़की के पीछे कैसे जा सकता है? किसी ने उसे धोखा देने के लिए ये सब कहानी बनाई होगी। वो अभी मुझसे मिलने आ रहा है। उसे लगता है कि जैसे ही मैं उसे देखूंगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हर बार की तरह मैं एकदम से उसके चाम में आ गया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मैं लियू रुयान को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकता। जब भी मैं लियू रुयान का चेहरा देखता तो उसके पास जाने की अपनी अर्ज को रोक नहीं पाता था। लियू रुयान इस बात पर रुकी और फिर वापस क्लिनिक के अंदर चली गई। उसने मॉर्निंग सिकनेस के लिए अपने कपड़े प्रिस्क्राइब कराए और यहां तक कि अपने बालों को अच्छे से ड्राई करके ढंग से मेकअप भी किया। जी बोड़ा हाथ में पानी की बोतल और तौलिया लेकर उसके पास ही खड़ा था। उसने थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल सी लियू रुयान को देखा और काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। लियू रुयान ने उसका बिल्कुल वेट नहीं किया, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग फील हुआ। उसके पास बैठी हुई बाकी लड़की क्लासमेट्स ने तो यहां तक बोल दिया, अरे बाप रे, रुयान को क्या हुआ? वो तुमसे मिलने तुरंत क्यों नहीं आई? हाँ, क्या वो जी बोड़ा की गर्लफ्रेंड नहीं है? वो हमेशा बास्केटबॉल खेलने के बाद जी बोड़ा से मिलने आती है। आज ये दोनों इतने क्लोज क्यों हैं? जी बोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद वो बहुत एरोगेंट है और मेरी वजह से पिछले कुछ दिनों से उसका मूड ठीक नहीं है और उसके क्लासमेट्स भी परेशान हैं। उस लड़के ने तो सच में मुसीबत मोल ली है। उसे रुयान को क्यों ब्लेम करना है? रुयान ने उसे कोई काम करने के लिए फोर्स थोड़ी किया था। जाओ यार, जाकर कोई सर्दी की दवा ले आओ। हाँ, रुयान को सर्दी लगने में महारत हासिल है। वैसे किसी और के साथ ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उसका हाल भी उसकी तरह ही हो जाए। क्या उसकी उड़ने की आदत भी सिगरेट के धुएं की वजह से है? अरे बोड़ा,
तुम इतने कमजोर हो ही नहीं सकते। अब तुम उसके बॉयफ्रेंड हो यार, तुम्हें ही उसे संभालना पड़ेगा। चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों न बन जाओ, दूसरों को उससे बात तक नहीं करने दे सकते। ये सुनकर बोडा की स्माइल एकदम कड़वी हो गई। ये रुयान और उसका अपना पर्सनल मामला है। वे दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। भले ही प्यार न हो, पर आपस में अटैचमेंट और स्नेह तो है ही। मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल में चुभने वाली बात है। ये क्लासमेट्स न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को पहचानते नहीं हैं, बल्कि हमसे गपशप करने में भी लगे रहते हैं और बस अफवाहों की बातें करते हैं। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अगर हैया ने मुझे याद न दिलाया होता तो मुझे पक्का शक होता कि अफवाहें फैलाने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसका नाम लेई फेंग है, वरना सब लोग उसका डिफेंस क्यों कर रहे होते। इसी टाइम 2 और क्लासमेट्स मेरे पास आईं। उनमें से एक ने मुझे बहुत ही रुखे तरीके से देखा। शांत हो जाओ, तुम अकेले बाहर गई थी या तुम्हें कोई नुकसान हुआ है, फिर भी तुम सारा ब्लेम हैया पर डाल रही हो। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? सबसे पहले बोलने वाले ने कहा, बिल्कुल, जैसा तूने कहा, पिछले 2 दिनों से मेरा मूड एकदम ऑफ है। मैंने अपना फोन भी तोड़ दिया। क्या तुझे नया फोन नहीं खरीद लेना चाहिए? मुझे आखिरकार समझ आया कि तू इतना टेंशन में क्यों था। पता चला कि यहाँ इतने सारे लोग हैं जो लिन के साथ सिंपैथी रखते हैं। हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मैं बहस करने में बिल्कुल प्रो नहीं हूं। मैंने चिल होकर बोला, मैं उसके साथ क्यों जाऊं? मैं उससे किसी भी एंगल से कम नहीं हूं। उन दोनों क्लासमेट्स के तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर उसने अपना फोन तेरी वजह से तोड़ा है। सब कुछ तूने ही किया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी ही बनती है। हमने पहले इस बारे में बात नहीं की थी, पर क्या इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है? मैंने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था और उसे तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, या फिर मैंने जानबूझकर उसका हाथ मरोड़ दिया था और फोन दूर फेंक दिया था। मेरी उन दोनों क्लासमेट्स ने बहुत ही नफरत वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। अगर तुमने सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत की होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी यहां आराम से बैठी होती? तुम तो बस एक बुल्ली टाइप हो। हम तो बस तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रहे थे और तुम्हें याद दिला रहे थे कि रुयान को कैसे खुश करना चाहिए। हमारी काइंडनेस को हल्के में मत लो। मुझे उसे धक्का देने के लिए मजबूर मत करो। तभी मैंने फोन उठाया और उन दोनों क्लासमेट्स को स्क्रीन दिखा दी। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि फोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे फोन खरीद कर दूं? एक फोन का प्राइस 10,000 युआन है। जैसे ही वो फोन एक्सेप्ट करेगा, मैं उससे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। तुम लोग कसीनो से पैसे ऐंठने के लिए पूरा प्लान बना रहे हो, समझ रहे हो? फोन मेरे पास है। 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो कि कसीनो से पैसे ऐंठने के लिए 10,000 युआन कितना होता है। तुम लोग 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो कि क्या 10,000 युआन 3 साल के लिए काफी है। अगर नहीं तो मैं उसे एक और महंगा फोन दिला दूंगा। टेंशन मत लो, पूरी गारंटी है। वो दोनों क्लासमेट्स एक दूसरे की आंखों में चालबाजी देखकर फौरन मुड़े और वापस निकल लिए। मुझे थोड़ा शक हो रहा है। ये तो सीधे सीधे बंधक बनाने वाला सीन चल रहा है। मेरे रनिंग अकाउंट से एक मैसेज आया, क्या तुम क्लास से निकलकर फ्री हो गई? वहाँ एक बढ़िया रेस्टोरेंट है। तुमने कहा था कि वहाँ का लोकल खाना बहुत अच्छा है। मेरी आंखें एकदम चमक उठीं। वाह, चलो बाद में ड्रिंक के लिए चलते हैं। क्लास के बाद मैं अपना सामान पैक करने के लिए बेताब थी और क्लासरूम से बाहर भाग ली। रास्ते में मेरी मुलाकात लियू रुयान से हुई। उसने कुछ नहीं कहा, उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी थीं। उस दिन से जब वो गया था और मैं उसके लिए खाना खरीदने गई थी, उसने मुझे बहुत कम देखा था। वो मेरे पीछे पीछे वहीं से आया जहां से मैं गई थी। मैं दूसरे शहर से भी होती तो भी वो मुझे पिक करने आ सकता था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी क्यों आया, पर जब उसने मुझे उस सूप की दुकान की तरफ जाते देखा तो उसका दिल एकदम शांत हो गया। मुझे उस दुकान का सूप पसंद है और मैं लियू रुयान के लिए भी एक पैक करवा दूंगी, क्योंकि उसे भी वो बहुत पसंद है। लियू रुयान लगभग पहुंच ही गई थी, पर मैं रास्ते में अटक गई। मैंने हैया की कार देखी, पर किसी को देखकर मैं एकदम शॉक्ड रह गई। मैंने उस बंदे का चेहरा तुरंत पहचान लिया। अरे, ये तो तुम ही थे उस दिन रेस्टोरेंट में। लियू रुयान सचमुच बहुत सुंदर थी यार। इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं थी कि उसके इतने सारे क्लासमेट्स उसकी तारीफ करते रहते थे। लियू रुयान मुझे बिना बात के एकदम ऑर्डिनरी फील करा रही थी। उसे खुद याद नहीं था कि उसने आखिरी बार मुझे इतने ध्यान से कब नोटिस किया था। जब से उसके डैडी ड्राइवर बने थे और जानबूझकर उसे मेरा क्लासमेट बनाया गया था, और जब उसे भगाने के लिए भेजा गया था, तब से उसके दिल में मेरे लिए एक अलग सा सीन डेवलप हो गया था। ये फीलिंग मेरे प्रपोज करने से नहीं आई थी, बल्कि ये धीरे धीरे बहुत सारे इंटरैक्शन और गिफ्ट्स के थ्रू बिल्ड हुई थी। मैंने लियू रुयान से कहा कि वो मेरे लिए कुछ बोले। मैं थोड़ा पीछे हट गया। कहीं तू मुझसे अपने फोन का बिल भी तो नहीं भरवाना चाहता? रुयान थोड़ा दूर हट गई और फिर धीरे से मेरे पास आई। क्या तुझे लगा था कि अगर तू मुझे फोन खरीद देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगी? तूने मुझे ग्रीन बबल पे ब्लॉक कर दिया है और मेरी कॉल का रिप्लाई भी नहीं देता। तू तो हैन के साथ घूम रहा है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे सच में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तुझे पता है? आज पहली बार मुझे खुद पर शक हो रहा है। समझ ही नहीं आता कि मैं पहले रुयान जैसी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ गया था।
शुक्र है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और हैयान जैसी अच्छी वाइफ मिल गई, वरना मैं तो सच में बर्बाद ही हो जाता। मैं एकदम शॉक होकर उसे बस देखती ही रह गई। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो भर भर के आने दो, इससे मेरा क्या लेना देना है यार। जब मैं पहले तुम्हारा पीछा कर रही थी तब क्या तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगता था और तुम बेताब नहीं हो रही थी क्या? और अब जब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हूं तो तुम बार बार मेरे पास क्यों चली आती हो? तुम्हें खुद को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम एकदम बचकानी हरकतें और बेवकूफियां कर रही हो? वो रुका और मुझे एकदम खाली नजरों से घूरने लगा। मैं बिल्कुल बेताब नहीं थी और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे यह सब पसंद नहीं था। मैंने पलट कर जवाब दिया। तभी उसने अपने बैग में से एक ब्लैक कार्ड बाहर निकाला और पूरी तरह हैरान होकर बोला, तेरा ये ब्लैक कार्ड क्या सीन है भाई? तुझे ये अचानक से कहां से मिल गया? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? क्या तेरी फैमिली में कुछ बड़ा कांड हो गया है क्या? मेरे पेरेंट्स के लिए भी ये कार्ड मिलना लिटरली इम्पॉसिबल है बेबी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ली जियाहुआ किसी तरह का राजदूत बन गया है। मैंने ये सिल्वर एयरलाइंस कार्ड लिया, थोड़ा हैरान होते हुए। मैंने तो तुम्हें अपने सारे सिल्वर एयरलाइंस कार्ड दे दिए थे, चांदी की छोटी माला की तरह। उससे बात करने का क्या मतलब है? तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? मैं उससे बिना किसी जानकारी के बात कर रहा था, बाद में इसे है यान को सौंपने की तैयारी में। मैं ल्यू रुइन के पास से गुजरा और शील्ड सूप पाइप की दिशा में चल पड़ा। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, चलो अब कभी ना मिलें। चांदी की छोटी माला की तरह वो मेरे पीछे भागा और मेरी कलाई पकड़ ली। उसने ठंडे स्वर में कहा, उसने आज तुमसे बात की? अगर तू मुझे गुस्सा दिलाने के लिए चिकन सूप भी ले आएगा ना, तब भी मैं तुझे माफ नहीं करने वाली। पिछले 2 दिन से तू हद से ज्यादा आज्ञाकारी बन रहा है, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। और तूने तो जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक का भी इस्तेमाल किया है। मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, समझ रहा है ना? तभी अचानक उसके पीछे से एक ठंडी सी आवाज आई, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा गुस्सा होना या न होना उस पर निर्भर करता है। क्या तुमने ये नहीं सुना? जैसे ही स्मोक ने ये जानी पहचानी आवाज सुनी, उसने तुरंत पहचान लिया और स्मोक से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उससे पहले क्या सीन या रिश्ता था, लेकिन अब वो मेरा प्रेमी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उससे दूरी बनाकर रखोगे और खुद को। वो एकदम कंफ्यूज था। उसके चेहरे पर मासूमियत और सख्ती दोनों साथ साथ दिख रही थी। उसने गुस्से वाली नजरों से उसके सीधे साधे चेहरे को घूरा और उसके अंदर की उथल पुथल बस फटने ही वाली थी। वो चिल्ला पड़ी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारा अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो तुम्हारा प्रेमी कैसे बन गया? वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। और पिछले कुछ दिनों से मैं गुस्से में था और वो तुम्हें कंप्यूटर मॉल खरीद कर देने ही वाला था। उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तुम जानती हो कि वो हमेशा से ऐसा ही परेशान करने वाला था। जैसे ही मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, मैंने गुस्से में बोल दिया, क्या? मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें कंप्यूटर मॉल खरीद कर देने वाला हूं? मेरी वाइफ को पता चला कि मैंने लिखा था। तो तू मुझे इसे पीने के लिए ले जा सकता है, इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। इतना एटीट्यूड मत दिखा। रुयान का चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने बस अपने होंठ हल्के से सिकोड़े। उसकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी। क्या तूने कुछ ज्यादा ही ड्रामा क्रिएट कर दिया? मैं तुझे कुछ बता रही हूं, वरना, उसने एकदम धमकी वाले साइलेंट टोन में कहा, वरना हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। जब रुयन ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कहा था, तो उसने बोला था कि वो इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को भी हमारे चक्कर के बारे में पता चले, क्योंकि लोग फालतू की गपशप करेंगे। उस टाइम पर मैंने उसकी प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट की थी। मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, तो किसी को भनक तक नहीं लगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, यहां तक कि हैया को भी नहीं। हैया ने एकदम शॉक्ड होकर मेरी तरफ देखा और उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया, जैसे यान और टाटा पहले से ही डेटिंग कर रहे थे क्या? अगर वो अब टाटा से झूठ बोल रहा है कि वो उसका पति है, तो क्या अपनी याददाश्त वापस आने के बाद वो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा? भले ही हैया ये सब सोच रही थी, लेकिन इस मूवमेंट पर लियू रुयान के सामने वो हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उसने ताना मारते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड शाओकाओ के बारे में कुछ, किसी ने टाटा को उस रात कार में देखा था। नीचे लड़कों के क्लब में वो और उसका प्रेमी ब्लास्टिंग बाउल का इस्तेमाल कर रहे थे। एक एक्सपीरियंस सा दिखने वाला फैन हैयान को घूर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? 2 सेकंड बाद वो फिर से ब्लश करने लगा। उसके सामने याशिमा का जिक्र मत करो, मैंने नहीं किया। हैयान उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानती हो कि उसने किया था या नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ग्रुप मैनेजमेंट की तरफ देखने से रोक दिया। लियो रुयान वहां खड़ी थी। वो दोनों बस हाथ पकड़े हुए थी। उनके अंदर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या सीन ऐसा है कि वो इसलिए बात कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो और जिबाओ ब्लास्टिंग बाउल का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हैया ने उसे चूमा और भगा दिया? अगर उसका जी बोड़ा से ब्रेकअप हो गया, जब हैया और मैं सूप रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में पहुंचे, तो मैनेजर ने झटपट पॉक रिब सूप लाकर दिया जो हैया ने मुझे दिया था।
ये मेरा फेवरेट है। हैया मेरी पसंद को बहुत अच्छे से जानता है। जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमें पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हैया का चेहरा ठीक नहीं था। उसने लंबी सांस ली और काफ़ी देर सोचने के बाद मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ दूंगा। वाह, तो हैया एक पार्टनर भी ला सकता है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। हैया, तू क्या सोच रहा है? मैं अपने दोस्त के छोटे भाई को पढ़ा रही हूँ। उसका नाम भी मिंडा की जहरीली किताब में है। यान के कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि एक लंबा, तगड़ा और ठीक ठाक स्मार्ट सा लौंडा उधर आ रहा है। वो है यान को लेकर काफ़ी अग्रेसिव था, बल्कि उसकी बातों में हल्का फुल्का मजाक और शरारत भी साफ दिख रही थी। ये सॉन्ग, मैं यहाँ हूँ, मुझे पूरे दिन जिसके साथ रहना है, वो बंदा कहाँ है? यान ने अपना सिर हिलाया और फिर मुझे अपने साथ ले गई। उसका नाम लेईदा है और वो मेरे दोस्त का छोटा भाई है। सिर्फ उसी पर वो बंदा ट्रस्ट कर सकता है। मुझे उसे तुम्हारे साथ भेजने में कोई सीन या प्रॉब्लम नहीं है। जब वो दोनों आमने सामने खड़े थे तब तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला था। लेईदा। सबके पैर कांपने लगे। अचानक हैया और मैं गायब हो गईं। इतना नाटकीय होने की कोई जरूरत नहीं थी यार। रादर पहले से ही घबराया हुआ था। उसने हैया की ओर देखा और एकदम नई उम्मीद के साथ पूछा, प्रेसिडेंट, ये क्या यही वो बंदा है जिसके बारे में आपने कहा था कि इसके साथ पूरा सहयोग करना पड़ेगा? हैया का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्यों, क्या तुम तैयार नहीं हो? रादर ने तुरंत अपना मूड बदल लिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट। ये अगर आप मुझ पर भरोसा करके इसे सौंप सकते हैं तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे इस बात पर थोड़ा शक है, लेकिन तुम। रडार का खराबी वाला सीन एकदम सिरदर्द बन गया है। मेरे को रडार के साथ पहले क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ तो लोचा हुआ है। रडार पूरी तरह परेशान है। उसने मेरे सामने ही रूमर्स के साथ बहस की थी और तभी से मैं रडार से नफरत करती हूँ। अब मेरे को देखकर रडार का दिल एकदम रोने जैसा हो गया है। इसी बीच हैया ने रडार की बहन ले जाक्सीन को फोन मिला दिया है। ये रडार कितना वियर्ड और शॉकिंग लग रहा है। बचपन में तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। आखिर में रडार फिर भी, लोग भले ही अलग अलग उम्र और पढ़ाई के हों, पर सबकी पब्लिक इमेज एकदम सेम होती है। वो पूरे रास्ते मुझसे माफी मांगता रहा और सॉरी बोलता रहा। मैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था, बस क्लासरूम के कोने में बैठा रहता था और रडार मेरे ठीक बगल में बैठकर मेरी चापलूसी करता रहता था। कभी पानी लाकर देता तो कभी मेरी डेस्क का ध्यान रखता था। उसके मेरे बगल में होने से सीन एकदम क्लियर था कि कम ही लोग पंगा लेने आएंगे। यहां तक कि जिन लोगों को कुछ पता भी नहीं होता था वो भी रडार की बस एक नजर से एकदम शांत हो जाते थे। इस चक्कर में स्कूल के जितने भी उपद्रवी थे रडार की नजरों में आते ही आखिरकार साइडलाइन हो गए और पूरी तरह कट लिए। धुएं की तरह एक और रिच सेकंड जनरेशन लड़की रादर की बहन निकली। जब रादर ने अपने दोस्त को बंधा हुआ देखा तो उसने एकदम से अपने ब्लॉग पर लॉगिन किया और पूरी रात स्कूल फोरम पर दूसरों से बहस और गाली गलौज करते हुए निकाल दी। जब लियू रुयान ने इन फ्रेंड्स को देखा तो वो होंग, शुक्शी, हयान और ले जियाक्सिंग पर भड़क गया। ये सारे वही रिच सेकंड जनरेशन लोग थे जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। वो जानता था कि ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऊपर से सब नॉर्मल लग रहे थे। इसलिए उसने चुप रहने और उनके शांत होने का इंतजार करने का सीन सेट किया। अगर वो इसे पूरा नहीं करना चाहता तो वो ऑब्वियसली अपने दोस्तों के पास वापस लौट जाएगा और उन बड़े बड़े सेकंड जनरेशन अमीर बच्चों के साथ चिल करेगा। वो उन नौसिखियों वाली ट्रिक्स की बात कर रहा है जो वो पहले यूज करता था। ये वही पुराना फोन है जो वो हमेशा यूज करता था। वो फोरम चेक करता है और फिर अपने सामने वाले घर को देखता है। ये ली फैमिली के पुराने घर के बिल्कुल बगल वाला घर है, जिसे स्पेशली लोगों के रहने के लिए बनवाया गया है। इसमें 2 फ्लोर्स हैं। उसके डैड लियू जिन्यान सेकंड फ्लोर पर खिड़की के पास रहते हैं। मेड अच्छे से जानती है कि मुझे लियू जिन्यान पसंद है, इसलिए भले ही लियू जिन्यान थोड़ा, उसे भूत देखने का भी बड़ा शौक है, पर फिर भी मैंने उसके लिए एकदम बढ़िया कमरा बुक करवा दिया था। अब लियू यान का सारा सामान सीधे लियू जिन्यान के कमरे में पड़ा है। उसने बिना कुछ बताए उसका सामान आराम से बाहर फेंक दिया। लियू जिंगयान ने लियू यान से कहा, मैंने तुझे यहां ड्राइवर के तौर पर ज्वाइन करते ही पहले दिन साफ बोल दिया था कि तुझे यंग मास्टर ली के क्लोज जाना ही पड़ेगा। भाई, तुझसे बात करने के चक्कर में मैंने वांग गुई के फैंस तक को धमकाकर तुझे इस इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, और तूने क्या किया? चल, एन मौके पर तुझे उनका साथ मिल भी गया तो अब तू उनके साथ अपनी पॉपुलैरिटी क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहा? अगर तुझे वो पसंद नहीं है तो तू उसके साथ रह ही क्यों नहीं सकती? लियू किंगयान के दिमाग में ये बात बिल्कुल घुस नहीं रही थी। यंग मास्टर लीजिया का पर्सनैलिटी वाइब काफी सही है। उसकी फैमिली एकदम वेल्दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इकलौता तोता तो नहीं, मतलब इकलौता बेटा है। जो भी उससे शादी करेगा उसे नाइट मार्केट की सारी कंपनीज और प्रॉपर्टी विरासत में मिल जाएगी और आगे की कई पीढ़ियों की लाइफ एकदम चिल और सेट हो जाएगी। लियू किंगयान को लगता था कि उसकी बेटी दिखने में ठीक ठाक है,
जब वो पहली बार 4 सीजन्स में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, तभी उसे ली जिया की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चला था और इसीलिए उसने ये पूरा प्लान बनाया था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सक्सेस एकदम पक्की है, पर फिर भी वो बेचारी एकदम हेल्पलेस लड़की बनकर रह गई है। अचानक से ये दोनों आपस में बहस करने लगे। तुम्हें अभी के अभी जाकर उसे ढूंढना चाहिए, उससे सॉरी बोलना चाहिए और वापस लेकर आना चाहिए। यंगस्टर्स में ज्यादा दिमाग या छल कपट नहीं होता। उनसे थोड़ा प्यार से मीठी मीठी बातें करो और वो खुद ब खुद लौट आएंगे। तुम्हें पहले उससे पंगा लेना चाहिए और बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए, फिर चीजें एकदम इजी हो जाएंगी। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? रुयान ने एक अजीब सी कोल्ड स्माइल के साथ लियूइंग मियाओ को देखा। उसने कहा, पैसे के चक्कर में तुम अपनी बेटी को किसी और की रानी बनने के लिए भेजने को भी रेडी हो। तुम सच में एक नंबर के बाप हो। इतना बोलते ही रुयान ने खुद को संभाला। डाबू कमरे से बाहर निकल गया। वो अंदर ही अंदर भयंकर गुस्से में था। घर जाने के बजाय वो सीधा उस अपार्टमेंट में आया जो मैंने उसके लिए सेट किया था। टाटा, तू बहुत सही जा रहा है, उसने लाल चेहरे के साथ कहा। तो क्या हुआ अगर तू अमीर है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थीं। उसका भी टाइम आएगा, तब मैं उसे ढंग से सबक सिखाऊंगा। मैं उसे रोते हुए, मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगते हुए वापस आने पर मजबूर कर दूंगा। अगले दिन मैं फिर भी स्कूल गया। हालांकि ये मेरा स्कूल का पहला दिन था और कुछ खास मजेदार नहीं था, फिर भी मैंने अपने लिए कुछ न कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लिया था। फिर चढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा था। जैसे हैया दरवाजे से मेरी जाती हुई पीठ को घूर रहा था, उसकी वो गर्म निगाहें ऐसी लग रही थीं जैसे छू रही हों, पर साथ ही काफी दर्दनाक भी थीं। मुझे सच में हैरानी होती है कि क्या रुयान को छोड़ने के बाद वो कभी ठीक हो भी पाएगा या नहीं। क्लास के दौरान लीडा ने चुपके से अपने फोन पर हैया की चुगली की। उसे फोरम पर मेरे बारे में वो सारी पोस्ट्स भेज दी जिनमें लिखा था कि मुझे किसी बूढ़ी औरत ने पाल रखा है, और साथ में कुछ गंदे कमेंट्स और तस्वीरें भी थीं। पर हैया, पता नहीं वो अपने काम में इतना बिजी है या क्या सीन है, अभी तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्लास खत्म होते ही मैं वॉशरूम गई और अचानक ही कुछ लोगों के एक ग्रुप ने मुझे घेर लिया। काम रुक गया। फिर उसे घसीट कर इमारत के अंदर ले जाया गया। इस एकदम अंधेरे से कमरे में उस औरत ने मुझे अपनी सख्त गोद से सटा लिया। उसके शरीर से अभी भी पसीने की हल्की सी स्मेल आ रही थी। वापस बैठ जाओ प्लीज, उसने मेरी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। उसने एकदम ठंडे टोन में कहा, अब तुम हैया के साथ हो, तुम मुझे नीचा समझती हो। हाँ, वो इस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। किसने सोचा होगा कि मैं तुम्हारी फैमिली के ड्राइवर की बेटी हूं? जाओ जीजी ने हुई जीजी को खींचकर दूर कर दिया। अगर तुम खुश हो तो मैं पूंछ हिलाते हुए कुत्ते की तरह भाग जाऊंगी। अगर तू नाखुश है तो मुझे ब्लॉक कर दे, डिलीट कर दे, निकाल दे और दरवाजे से बाहर फेंक दे। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यूं ही फेंक कर मेरी यादें मिटा सकता है? मैंने अपनी साइड एकदम क्लियर कर दी है, पर मेरी समझ से लियो रुयान ने जो कहा वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं ये सीधे सीधे नहीं बोल रहा। मैंने इसे कभी उस एंगल से देखा ही नहीं था। जब मैंने तेरा पीछा किया था तो इसलिए क्योंकि मैं तुझे सचमुच पसंद करता था। तेरे लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर पूरी तरह से तेरे साथ अच्छा बिहेव करने की जेन्युइन इच्छा से था। तेरा ईगो ही है जो तुझे इतना परेशान कर रहा है। डिंग के किंग लियो रुयान को खुद भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आवाज बंद हो गई। ये थोड़ी सी नाराजगी और उदासी। मैं बस अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। मैं जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक कर रहा था। ये सब मेरी गलती है। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। प्लीज वापस आ जाइए। मैं हमेशा से ऐसा बंदा रहा हूं जो दिखावे से ज्यादा किडनेस को पसंद करता है, इसलिए मैं युएंकिन वापस चला गया था। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। मेरी एक वाइफ है, वो मेरे साथ बहुत अच्छी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज अब मुझे ढूंढने मत आइए। हमें इस चांस का फायदा उठाकर सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या आपका और जी का सीन शुरू नहीं हुआ? मुझे लगता है वो भी काफी अच्छा है। आप दोनों को साथ रहना चाहिए। लियो रुओयान की नजरें फिर नीचे झुक गईं। वो अचानक से मुस्कुराया और उसकी आंखें एकदम किसी संत जैसी सॉफ्ट लग रही थीं। उसने कहा, तूने अभी क्या बोला? तूने बोला कि मैंने जी बाओ के साथ ताश खेला? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक कड़वी सी स्माइल थी, पर उसकी आंखों में जरा सा भी प्यार या अपनापन नहीं था। अब तू मुझे किसी और बंदे की तरफ धकेलने जा रही है क्या? पहले मैं लियो रुओयान के पीछे पीछे घूमती रहती थी। उसे रोज लव लेटर्स लिखती थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी और उसे तरह तरह के महंगे गिफ्ट्स भेजती थी। पर लियो रुओयान ने मेरे साथ कभी कोई अलग या अच्छा बर्ताव नहीं किया। उस टाइम उसे ऐसा लगता था कि मैं उसे सच में लाइक नहीं करती और ये सब बस एक टाइप का हरासमेंट है। वो मेरे साथ ही बड़ा हुआ है और बाकी लोगों की तरह उसके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट का काफ़ी स्ट्रांग सीन है। मतलब वो खुद को रिच नहीं मानता।
उसे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ज़्यादा रियल होता है और अपनी असली पहचान के पास रहता है। लेकिन अब जब मैंने लिटरली उसे छोड़ दिया और उससे मुंह मोड़ लिया, तो उसे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। वो मुझे किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। बाकियों की तरह उसने भी मुझे पकड़ लिया और मेरा चेहरा ज़ोर से नोच डाला। वो बोला, तमाशा मत कर यार, मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जा, ठीक है? मैं यहाँ ठीक हूँ। मासामुने ने उसे कोहनी मारी। समिति के सदस्यों को थोड़ी देर और अकेला छोड़ दो, मुझे ज़्यादा पीछे मत छोड़ देना। तो बिना कुछ कहे मैं कमरे से बाहर निकला और क्लासरूम की ओर चल पड़ा। रादर ने मुड़कर मुझे तुरंत देख लिया। हम जल्दी से एक दूसरे के करीब पहुंच गए। हे रादर, तुम कहाँ गए थे? क्या हुआ? तुमने मुझे बहुत डरा दिया था, जानते हो? अगर तुम्हें कोई खतरा होता तो मैं तुम्हें मार डालता। क्लासरूम में वापस आकर मैंने रादर को डांटना शुरू कर दिया। क्या मुझे पहले सच में धुआं उड़ाना पसंद था? रादर यह सुनकर थोड़ा शॉक्ड हुआ कि मैं ऐसा कहूंगा। तुम्हें धुआं उड़ाना पसंद है या नहीं? क्या तुझे नहीं पता? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं। अभी जब मैं तेरे साथ कॉरिडोर में थी तो कुछ तस्वीरें अचानक से मेरे दिमाग में आ गईं। वो तस्वीरें एकदम टूटी फूटी थीं। एक तस्वीर में मैं शर्मा रही थी और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए लुईन को देख रही थी और फिर उसे एक लेटर दे रही थी। दूसरी तस्वीर में मैं और लुईन एक कमरे में थे और वो कमरा बिल्कुल अंधेरे में था। जब मैं यहां आई तो लुईन ने मुझसे सॉरी क्यों नहीं बोला? ये दोनों तस्वीरें अचानक से सामने आ गईं, पर वो सच में बहुत रियल लग रही थीं, जैसे एकदम सचमुच में हुआ हो। एक धुंधली सी याद भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बचपन की कोई बात हो। मेरा सारा सामान एकदम भीग गया था और फिर एक लड़की ने आके मुझे बचा लिया। मैं उसका चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाया था। बाद में एक लड़की मेरे घर आई। वो ड्राइवर का बेटा था, जिसका नाम लियू रुयान था। रादर ने मुड़कर मुझसे पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तू अभी अभी लियू रुयान से मिलकर आ रहा है? मैंने जो सुना उसे अपने दिमाग में सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या मैं सच में किसी सीधे साधे पिल्ले की तरह बिहेव कर रहा था। यह सुनकर रादर एकदम शॉक्ड रह गई। उसने मुझे ध्यान से नोटिस किया और बोली, मैं तुझे फिर से बड़े भाई बुलाऊंगी, इस बात पर गुस्सा मत होना। मैं पिछले 2 साल से लियू यान की संपादक रही हूँ। रोज तेज हवा और बारिश में उससे मिलने जाती हूँ। उसके लिए नाश्ता लाती हूँ, खाना बनाती हूँ और उसके लिए एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े और जूते खरीदती हूँ। मैं 2 साल से ज्यादा टाइम से उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि आप अक्सर लियू यान के किराए के अपार्टमेंट में रहती हैं। आपने अचानक प्रेसिडेंट ये से शादी कैसे कर ली? सच में क्या आप लियू यान को छोड़ सकती हैं? मैं आपसे जोर से बोलने को कहूंगी। खैर, ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक उससे शादी कर ली। सिस्टर हैयान से शादी किए हुए काफी टाइम हो गया है। राडर थोड़ा उलझन में है। तो आप दोनों की शादी कब हुई? नाइट मार्केट की वो लड़की तांग तांग की शादी हो गई। पूरे शहर में किसी को भनक तक नहीं लगी। मेरी बहन और शहर की बड़ी फैन हैयान को भी नहीं पता था कि हैयान की शादी हो गई है। भाई, ये एकदम अचानक से हो गया। अभी 15 दिन पहले ही तो मैंने सुना था कि तुम बारिश में भीगते हुए लियू रुयान से मिलने गए थे और अब तुम्हारी शादी हैयान के साथ हो गई। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया? रादर यांग की बातें तो एकदम फिल्मी थी। गिजो यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से भगदड़ और तबाही वाला सीन मचा हुआ था। मैं वहां एकदम खाली बैठा ब्लैकबोर्ड को घूर रहा था। मेरा दिमाग धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। रादर की बातों में भाई इन्फॉर्मेशन का पूरा भंडार था। मुझे तो तभी से शक था। आखिरकार मैं एक एकदम शॉक वाले कंक्लूजन पे पहुंच गई। क्या मैं 2 रिश्ते रख रही थी? या फिर हैया के साथ मेरा सीन थोड़ा टेंस था? हमारे बीच अनबन चल रही थी और फिर मैं घर से भागकर लिया रुयान के साथ हो ली। क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे भयंकर शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। मुझे अपनी पूरी जिंदगी पर ही शक होने लगा। क्लास के बाद मैं हैया के साथ प्लेग्राउंड में गई। हम दोनों बिल्कुल एक परफेक्ट कपल जैसे लग रहे थे, दिखने में काफी सही। पर यार, हमारे आसपास के लोगों के रिएक्शन बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। वो सब बस यही पूछ रहे थे कि क्या मैंने हैया को धोखा दिया है। रोटी खिलाना। खेल के मैदान के पास बहुत भीड़ थी यार। रडार स्टील मिल्क 2 कप चाय लेकर वापस लौटी। आसपास के लोगों की बकवास सुनकर उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो तो उन पर भड़कने ही वाली थी, पर मैंने उसे रोक लिया। वो सब मुझे गाली दे रहे थे, तुझे नहीं, इसलिए आलतू में उत्तेजित मत हो। रडार बहुत ज्यादा नाराज थी कि ये लोग बिना बात के परेशान कर रहे हैं। इन्हें 1-2 दिन के लिए गोंगडी भेज दो, लाइन पर आ जाएंगे। वैसे मैं याओ यान से इतनी नाराज नहीं थी। उसके मामले में मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि उसके आसपास के लोगों को उसकी याददाश्त खोने के बारे में पता ना चल जाए। इसीलिए मैंने चुपचाप रहना ही सही समझा, ताकि कोई सीन न क्रिएट हो। तो फिर अगर वो लोग जो मर्जी बकते रहें तो कोई चक्कर नहीं है। हालांकि जैसे बाकी सब लोग। चर्चा के दौरान अचानक किसी ने आश्चर्य से कहा, अरे बाप रे, ये कौन है? ये कौन से नेता हैं? मैंने इनका नाम कभी नहीं सुना। सबने तुरंत मुड़कर देखा।
वाकई उन्होंने देखा कि आमतौर पर नजर न आने वाले डिंग विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य एक युवक के साथ विनम्रतापूर्वक चल रहे थे। प्रधानाचार्य ने अत्यंत विनम्रता से कहा, अध्यक्ष, ये व्याख्यान अनुदान और सू शॉ लूसुजोलो भवन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा डिंग विश्वविद्यालय एक शताब्दी पुराना संस्थान है और हम सू शॉ लू भवन को लंबे समय से पाना चाहते थे। आप वाकई चीजों को जल्दी निपटाने में माहिर हैं। चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ उसने बड़े आराम से कहा, प्रिंसिपल साहब, आप सच में बहुत काइंड हो। मैं ये सब अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। वो आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं और उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि कॉलेज की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनके नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी को एक नई बिल्डिंग बनवाने के लिए डोनेशन दे दूं। वैसे भी स्टूडेंट्स ही देश का फ्यूचर हैं और उन्हें इसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा सीन है तो क्या आज आपसे मिलना पॉसिबल है? उसने स्माइल करते हुए आगे कहा, बिल्कुल, वो तो अभी यहीं मेरे सामने ही है। हुआन यान, जो एकदम मेरी तरफ आती हुई लग रही थी, हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ को चीरती हुई मेरे पास आई और सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तू बहुत देर से वेट कर रही थी? रडार ने टारगेट पॉकेट की तरफ देखते हुए कहा, यांग, ये ग्रुप, तेरा मूव लिटरली गजब है। अब मैं देखना चाहती हूं कि कौन इसे पहनने की हिम्मत करता है। उसे एक बूढ़ी आंटी सपोर्ट कर रही थी और इस टाइम लियू रुयान भीड़ के पीछे कोने में खड़ी होकर अपनी आंखों में एक डरावना सा लुक लिए ये सब नोटिस कर रही थी। वापस जाते टाइम हुआन यान ने मेरा हाथ पकड़कर कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज रात यान हुई का परफॉर्मेंस है, क्या तू मेरे साथ चलना चाहेगी? मैंने पूछा कि भाई आज हम कौन से टाइप के फंक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने हल्के से मेरा चेहरा छुआ और बोले कि अरे एक प्राइवेट सा सीन है, किसी अमीर खानदान की बेटी की शादी है जिसमें बस रिश्तेदारों और क्लोज दोस्तों को डिनर के लिए बुलाया है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन मत ले। ये सुनकर मेरे को थोड़ा सुकून मिला, किच्चड़ पच्चड़ नहीं होगी ज़्यादा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि इन बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स में जाना पड़ेगा जहाँ ज़बरदस्ती ड्रिंक करनी पड़ती है और दुश्मनी पालनी पड़ती है। ऊपर से वहाँ किसी को जानता भी नहीं मैं। होटल पहुंचते ही वो मुझे सीधा एक कमरे में ले गए जहां कुछ यंगस्टर्स बैठ के गपशप कर रहे थे और चिल कर रहे थे। उसने अंदर एक फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वहां के सारे यूथ रिच फैमिलीज से हैं और उनमें से ज्यादातर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हय्यान का उनसे पुराना रिलेशन है। क्या रडार अभी भी अंदर के लोगों के सामने अपनी शो ऑफ कर रहा है? सच में, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। प्रेसिडेंट ये ने तो मुझे अपने हस्बैंड के यहाँ होस्टिंग करने की ट्राई करने के लिए भी कहा था। मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तुम बस अपनी बड़ाई कर रही हो। वो कितने सालों से सिल्वर शॉप में स्कैम कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनकी सिचुएशन नहीं जानती? अगर वो मुझसे शादी भी कर ले तो भी वो स्कैमर नहीं हो सकता। रडार अपना वाइन ग्लास नीचे रख देता है और गुस्से में भड़क जाता है। हाँ, शाओदाओ ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, वे सचमुच साथ हैं। कोने में बैठी शाओयान भी एकदम शॉक्ड रह गई। क्या मैं वो मशहूर हैप्पी एंडिंग हूँ? बगल में बैठी वांग चिंगलिू ने अपना सिर हिलाया। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा। मैंने उससे पहले भी इसके बारे में पूछा था और उसने कहा था कि हय्यान के साथ ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने बोला था कि अगर हम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े, वो मुझे ही चुनेगा। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। उसने फौरन वुहान हय्यान को अंदर आते हुए देखा। उसने तुरंत उसका साथ देते हुए कहा, फैनोंग, बकवास बंद कर, वो ऐसा बंदा नहीं है जिससे तू पंगा ले सके। ये बोलते हुए उसने शॉक्शू को सोफे से उठाया और अपनी आस्तीन से उस फालतू के हुईचन को दूर हटाया और हय्यान से बोला, शॉक्शू, जो अभी अभी उठी थी, नींद में भरी आंखों से सोफे से टिक गई, हय्यान की शादी हो गई? कब हुई भाई? मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? वैसे तू आई थी क्या उसकी शादी में? उसकी आंखें फिर से फटी रह गईं। मैंने उसको घूर कर देखा, एक कोने में धकेल दिया और चुपचाप वापस सोने को बोल दिया। मैंने अभी अभी कुछ सेंटेंसेस सुने थे और मुझे लगा कि लोगों की बातों में कुछ लोचा है। ऐसा सीन लग रहा था जैसे मेरा हय्यान से कोई पुराना कनेक्शन हो। हय्यान की नजरें वहां खड़े लोगों पर फुल स्पीड से घूमी और फिर उसने बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, है ना? मैंने उसे 18 साल की उम्र में शादी के लिए प्रपोज किया था। तुम सबको अच्छे से पता है। अब वो एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गया है, इसलिए उसकी याददाश्त गायब हो गई है। उसे पास्ट की कोई बात याद नहीं है। ये वर्ड्स बोलते ही पहले का हंसमुख, उसका कमरा एकदम शांत हो गया। सबने हय्यान की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी लंबी गर्दन खिंची हुई थी, मानो उसने कुछ गलत कर दिया हो। कोई कुछ नहीं बोला। हय्यान ने धीमी आवाज में बोलना जारी रखा, उसे टेम्पररी एमनेशिया हो गया है। हालांकि वो सब कुछ भूल गई है, पर गनीमत है कि उसे अभी भी याद है कि मैं उसकी वाइफ हूं। मेमोरी जाने के तुरंत बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने आगे कहा, एमनेशिया, वो सब कुछ भूल गई है, लेकिन उसे ये याद है कि तुम उसकी वाइफ हो। होंगक सिंह ने बिना पलक झपकाए अपना सिर हिला दिया। हाँ, उसने कमरे में चारों तरफ एकदम वार्निंग वाली नजर से देखा। फिर उसने कहा कि वो कुछ भूल गया है, पर कोई सीन नहीं है।
डॉक्टर ने बोला था कि अगर वो अपने पुराने दोस्तों से ज़्यादा बातचीत करेगा तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसलिए आज, चूंकि उसके लिए मेरे साथ आना थोड़ा अजीब है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम उसका ध्यान रखना। इतना बोलकर वो मेरी तरफ मुड़ा और उसकी वो सॉफ्ट सी आवाज़ सुनकर सबका खून खौल उठा या सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। इन्हें देखकर सच बताऊं तो मुझे इनकी बातों पर थोड़ा शक हो रहा है। असल में यहां अकेले रहना उतना डरावना नहीं लगता। हैया अभी अभी आया था और उसे अपना हिसाब चुकता करना था। आखिरकार उसने येशी की उपाधि स्वीकार कर ली थी और शिनयेशी का नया अध्यक्ष बन गया था। ले जियाक्सिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने बिना ऊपर देखे हैया से पूछा, उसने सचमुच ऐसा किया तो क्या ये शादी का धोखा नहीं है? हैया अचानक रुक गया और शांत भाव से बोला, इसे शादी का धोखा कैसे कहा जा सकता है? उसने खुद पहल की, मैंने कुछ नहीं कहा। हैया मन ही मन सोचता रहा, ये वही था। उसने खुद को ही तो इंट्रोड्यूस किया था यार। उसने उसे थोड़ा ना फोर्स किया था, तो इसमें उसकी कोई गलती थोड़ी है। ले जियाक्सिन का चेहरा अभी तक उतरा हुआ था। वो बंदा बस बेरोजगार है और उसने अपनी पत्नी को किसी और चक्कर में गलत समझ लिया था। तुम वैसे ही बेवजह गुस्सा भड़का रहे हो। मेरी बात सुन, इससे पहले कि बात बिगड़े तू जाकर उसे सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर समझा दे। वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। उसके खुद को सब कुछ पता चलने और फिर तुझसे नफरत करने लग जाने का वेट करने से बेहतर है कि तू खुद आगे बढ़कर मामला रफा दफा कर ले। ले जियाक्सिन हाई यानहाओ के लिए भी तो बिल्कुल यही कर रहा है। वो दोनों ऑलमोस्ट साथ में ही तो बड़े हुए हैं। इतने सालों से हाई यानहाओ उसके पीछे पीछे लगा रहता था और अब तो वे पक्के दोस्त जैसे ही बन गए हैं। ये तो उनके ग्रुप में एकदम मजाक बन गया है। हैया की वजह से उनके ग्रुप के जो लोग उसे पसंद करते हैं वो भी हैया के निशाने पर आने के डर से उसके पीछे पड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हैया उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन जब वो 11 साल का था तो उसने इम्पल्स में आकर उसकी वाइफ का पीछा किया था। क्या ये जानबूझकर अपना फ्यूचर बर्बाद करना और एक बहुत बड़ा झटका देना नहीं था? हैया, जो थोड़ी देर चुप रहा था, आखिर में बोला, भले ही मैं अब उसका हस्बैंड नहीं हूं और मैंने उसे सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि उसके ठीक होने के बाद हमारे बीच कोई चांस है? ले जियाक्सिन बिल्कुल अवाक रह गया। कम से कम वो बहुत, अब भी हंसते हंसते मजाक करते हुए, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि इस बार वो मुझसे नफरत करे। क्या पता हमारे साथ बिताए गए उन प्यारे पलों की वजह से याददाश्त वापस आने के बाद वो मुझे पसंद करने लगे। ले जियाक्सिन आगे झुकी और ले एआई के एकदम तेज दिमाग की जमकर तारीफ करने लगी। वो बिजनेस में भले ही माहिर थी, पर ले एआई की नजरों में वो किसी प्राइमरी स्कूल की बच्ची जितनी सीधी सादी लग रही थी। ले जियाक्सिन को अच्छे से पता था कि वो उसे मना नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और वकीलों के अपने ग्रुप को मैसेज भेज दिया। उसे अपनी जान बचानी थी और किसी भी पंगे से बचने के लिए अपने घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताना था। इसी बीच कमरे में रडार ने मेरी बात एकदम सीरियस होकर सुनी। क्या सच में तेरी जॉब चली गई? उसके साइड में बैठी वांग चिंगरू रडार की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। तू खुद को फ्रेंड कहती है? तुझे पता भी नहीं चला कि इसकी नौकरी छूट गई है? रडार को एकदम से क्यूरियोसिटी हुई। मैं स्कूल में बहुत बिजी हूं, ठीक है? इसके अलावा पिछले 2 दिनों से मैं इसके लिए ही कुछ काम कर रही हूं। मैं स्कूल के प्लेटफॉर्म्स पर इसे खुद को प्रूव करने में हेल्प कर रही हूं। अपने शेड्यूल में से एक एक सेकंड निकालने की ट्राई कर रही हूं। अब मैं भला इतनी छोटी छोटी चीजों पर कैसे ध्यान दे सकती हूँ? वैंग चिंगरू ने अपना हाथ मेरे कंधे पर टाइटली रखा और मुझे ऊपर से नीचे तक नोटिस किया। मैंने अपना चेहरा भी कितनी बार शीशे में देखा है। क्या तुझे अब भी याद है कि मैं असल में कौन हूं? मैंने वांग किन्रू को काफी देर तक घूर कर देखा और 2 सेकंड बाद बोलने का प्रॉमिस किया। तभी मेरी वाइफ ने कहा, तेरा नाम वांग किन्रू है। वांग किन्रू ने एक बार फिर झपट्टा मारा और अपने मुंह में भरी हुई शराब सीधा लेडा के ऊपर उड़ेल दी। लेडा एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया। तेरा मुंह 10,000 मदिराएं उगल सकता है और पतले हाथ रुकने का नाम ही नहीं लेते। वांग किन्रू ने अपने बाल ऊपर किए और तौलिए से पूछे। उसके चेहरे पर एकदम ब्लैंक सा एक्सप्रेशन था। वो मेरी किन्रू वाइफ को देखकर शॉक्ड था और लेडा बहुत ही अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा हुआ था। वांग किन्रू ने दुखी होकर बोला, अरे यार, तू तो बेरोजगार है। हियान का ख्याल सबसे पहले क्यों आया? अपना सीन एकदम सेट है यार। तुमने ही तो पहले मुझसे कांटेक्ट करने को बोला था, है ना? तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। मैंने अपनी चैट हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट्स चेक किए और सबसे ऊपर मेरी पत्नी का नाम था। जाहिर है मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से ही कांटेक्ट करता। फिर मैंने उन्हें हियान के साथ अपनी चैट हिस्ट्री दिखाई। शाओशू ने हियान की यह बात सुन ली। अगर तुम्हारे कामों की वजह से तुम्हारी पत्नी की डेथ हो जाए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, और तुरंत तारीफ करते हुए बोली, वाह, सच में दुनिया का मजा तो बहादुर लोग ही ले सकते हैं। वैंग जिंग का वो डिसेंट और कूल बिहेवियर, ये कितना मस्त मौका था यार। और हैया ने तो एकदम जबरदस्ती उसे हथिया लिया। ये हैया भी ना सीरियसली बहुत बेशरम है। ये बंदा लोगों से बोलता रहता है कि उसे पत्नी बुलाएं। क्या भाई कोई खास रुतबा हासिल है इसे? कमरे में कुछ यंगस्टर्स थे।
वो लोग ना कुछ गा रहे थे और ना ही खेल रहे थे, बल्कि मुझे मेरे बचपन के किस्से सुना रहे थे। दूसरी तरफ लियो रुयान का पैर अभी भी टूटा हुआ था। वो लीडर के पीछे खड़ी होकर सेकंड फ्लोर के एक रूम पर पूरी नजर गड़ाए बैठी थी। तभी चश्मा पहना हुआ एक मिडिल एज आदमी रुयान के पास आया। तू यहाँ क्या कर रहा है? लियो रुयान के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह एकदम सीरियस लुक आ गया। श्रीमान, ये मैं बस टहलने निकला था। ये युनशान ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा था ना कि मेरा कोई बाप नहीं होगा। ये युनशान ये फैमिली की एक ब्रांच था जिसे हैयान का चाचा माना जाता था। बहुत साल पहले उसे ये फैमिली से निकाल दिया गया था और वो अपने मास्टर के साथ चला गया था। वो अब भी इलीगल धंधों में लगा रहता था। कसीनो और एंटरटेनमेंट स्पॉट चलाता था और तगड़ा पैसा कमाता था। वो लियो रुयान की बहुत इज्जत करता था और उसे अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट किया हुआ था। उसने कहा कि वो उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहता है। यूं रुयान जानती थी कि वो उसका यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता था। ये युनशन को लोग चाहिए थे और वो उन सब का इस्तेमाल करना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट थे। यूं रुयान ने तुरंत अपना एड्रेस चेंज कर लिया। डैडी, आप भी यहाँ क्यों हैं? ये युनशन की नज़र जानबूझकर या अनजाने में बाओशांग के गेट पर पड़ी और स्माइल करते हुए बोला, मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि तुझे रूल्स नहीं पता होंगे और तुझे परेशान किया जाएगा। अब लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा था। यहाँ बहुत सारे यूथ हैं और तेरे कई फ्रेंड्स तेरे स्कूल से हैं। तुझे उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो तुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये युनशान ने लियू यानिंग के साथ एकदम ग्रैंड एंट्री मारी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लियू यानिंग से थोड़ी देर बात करने के बाद उसने अपनी फिट बॉडी की एक झलक दिखाई और फिर पीछे मुड़कर सुनने लगा। लियू यानिंग ने वो झलक नोटिस कर ली थी और उसी हिसाब से रिएक्ट किया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये युनशान को उसके पिछले रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता चले, पर अब सीन ऐसा लग रहा था कि ये युनशान का ये कदम शायद थोड़ा बहुत तारीफ की वजह से था। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो ये युनशान और हैयान के बीच का क्लैश देखना चाहता था। ये युनशान ये फैमिली से नफरत करता था और उसका यहाँ ऐसे ग्रैंड एंट्री मारने का मकसद बस यही था कि ये युनशान लियू यानिंग को नोटिस कर ले। मेन आदमी अच्छे से जानता था कि वो वापस आ चुका है और इस फैमिली से पक्का बदला लेगा। लियू रुयान ने अपने कपड़े ठीक किए और अंदर जाने के लिए प्राइवेट रूम का दरवाजा खोल दिया। उस टाइम मैं रूम के ऊपर वाले हिस्से में अपने फोन पर गेम खेल रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, मुझे लगा कि वही लोग वापस आ गए हैं, इसलिए मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। और भाई, जैसे ही मैंने देखा, लियू रुयान एकदम बढ़िया सी ड्रेस पहनकर अंदर आ रही थी। मेरी आंखें शॉक्ड होकर फटी की फटी रह गईं। लियू रुयान, तू यहाँ क्या कर रही है? लियू रुयान चुपचाप आकर मेरे सामने बैठ गई और उसकी नजरें एकदम शांत होकर मुझ पर टिकी थीं। तुम सब आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मैंने मेज के उस पार बैठी लियू रुयान को देखा। बोली, बेशक तुम आ सकती हो। तुम आओ या न आओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन लियू रुयान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, तुम कितनी फिकल हो यार। पहले जब तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो तो लगातार मेरे पीछे पड़ी रहती थी। अब जब पसंद नहीं करती तो मुड़कर जा रही हो। क्या जरा भी ऑनेस्टी नहीं बची है तुम में? लियू रुयान का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। पिछले कुछ दिनों में सपने से बाहर आने के बाद वो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती थी, उतना ही उसे कुछ गड़बड़ लगती थी। उसे उसके लिए उसकी पुरानी भावनाएं एकदम साफ साफ दिखाई देती थीं। टाटा उसे एकदम पसंद करते थे, लेकिन असली मोड़ उस दिन आया जब उन्होंने कार छोड़ दी। क्या उस दिन कार दुर्घटना के अलावा टाटा के साथ कुछ और भी सीन हुआ था? रुयान गलती से मेरे पास आया और पूछने लगा, टाटा, क्या किसी ने तुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया था? क्या तुझे सच में मुझे छोड़ना ही था? वरना तेरा ये बदलाव एकदम से अचानक है। क्या तेरे साथ कुछ और भी हुआ है? मैं थोड़ा घबरा सा गया। तुझे इससे क्या मतलब है? क्या तू मेरे सामने दोबारा नहीं आ सकता? रुयान को मेरी इस गंदी बात से बहुत बुरा लगा। एकदम ठेस पहुंची। उसकी आंखों में एकदम सच था। वो और क्या ही बोलता। अचानक से दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? मेरी आंखें एकदम से चमक उठीं और मैंने लियू यान को धक्का देकर दूर कर दिया। लियू यान ने रिएक्ट किया और मुझे घुमा दिया। गुस्से में आकर मैंने उसके चेहरे पर कस के थप्पड़ जड़ दिया। मैं एकदम शॉक्ड रह गई। ये पहली बार था जब मैंने उसे मारा था। लियू यान के चेहरे पर थप्पड़ पड़ा और वो कुछ देर तक खाली नजर से देखती रही, कोई रिएक्शन नहीं दिया। लियू यान की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। वो पूरी तरह सदमे में थी। उसे मारना मुझे खुद को मारने से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके चेहरे पर लाल थप्पड़ का निशान देखकर मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। मुझे बस उसे मारने का तगड़ा अफसोस हो रहा था। सब कुछ खत्म हो गया यार, इसीलिए तू अभी भी इन तीनों फॉरबिडन एरियाज में घूम रहा है। ये सीन देखकर वो बंदा भी एकदम शॉक्ड रह गया और एक सेकंड के लिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही उड़ गया। उसने असल में देखा क्या? उसने सच में लियू रुयान को टॉवर पर उसे थप्पड़ मारते हुए देखा।
युनशान को लिू रुयान के साथ देखकर ही वो समझ गया था कि सीन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लिू रुयान की आंखें सचमुच एकदम कंट्रोल्ड थीं। टॉवर, कुछ दिन पहले ही तो तूने मुझसे कहा था कि तू जिंदगी भर मुझ पर पूरा ट्रस्ट करेगा, कि तू सिर्फ मुझे पसंद करता है और कभी किसी और से प्यार नहीं करेगा। भाई, कुछ ही दिन बीते हैं और तू इन बातों से इतना अनअफेक्टेड कैसे हो गया? हेयांग को बाय बोलने के बाद मुझे अंदर से थोड़ा बुरा सा फील हुआ। मैंने सोचा कि यार, क्या मैंने पहले कभी ल्यूल्यू से ऐसी बातें बोली थी? हेयांग और मुझे आपस में बात करते देख ल्यूल्यू को थोड़ा गिल्ट हुआ, लेकिन उसने तुरंत नोटिस कर लिया कि कुछ तो लोचा है। उसे लगा कि हेयांग के साथ मेरी बातचीत में कुछ बहुत ही अजीब सा सीन था। उसने एकदम ठंडे टोन में बोला, एक आदमी के शब्द भूत की तरह होते हैं। जब हम अलग हो ही रहे हैं तो चलो एकदम साफ सुथरे तरीके से अलग होते हैं। तुम्हारा लैपटॉप अभी भी मेरे पास है, तुम इसे कब पिक कर रही हो? पहले तो मेरा मन किया कि बोल दूं मुझे नहीं चाहिए ये, लेकिन वो नेशनल हॉलिडे से पहले की कोई चीज़ थी। क्या पता उसमें कोई ज़रूरी डेटा या इन्फो हो। मैं 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई। मैंने लेईदा से बोला कि वो कल तुझे ढूंढने आए। उसने मुझे एकदम सोचने वाली नज़र से देखा। नहीं, वो कल मेरे अपार्टमेंट में भी आएगा। वो रुका नहीं, सीधा कमरे से बाहर निकल गया। बैग से बाहर आने के बाद उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस गायब हो गए। उसके पास कोई नोटबुक तक नहीं थी। तू जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करने के लिए ऐसा बोल रही थी, और उसे सच में बुरा लग गया। कुछ मिनट बाद वो अचानक रुक गया। उसने गाइड की तरफ मुड़कर कहा, क्या आप प्लीज उसकी पिछली डिटेल्स चेक कर सकते हैं? क्या? आज जब मैं बाहर निकली तो एकदम हैरान रह गई कि उनका इलाज कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं उनके डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। तकाशिमा ओमियन ने नाटा से पूछा। बचपन से उनसे बातें करने के बाद क्या तुझे पिछले कुछ दिनों की कोई बात याद आई? मेरा चेहरा एकदम उतर गया। मुझे कुछ बातें याद आईं, लेकिन वो सब लिू रुयान से जुड़ी थीं। ओमियन के साथ मेरे रिश्ते की बात करें तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया। नहीं, मुझे कब याद आएगा? यार, ये मेमोरी लॉस भी ना सच में बहुत ज्यादा सिरदर्द है। यूमियन ने मुझे किस किया। जाते वक्त इस गाने ने उसको दिलासा देते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं तुझे कुछ दिनों में डॉक्टर के पास ले चलूंगी, जिससे पता तो चले कि डॉक्टर क्या बोलता है। चाकू के डब्बे से बाहर निकलते ही वो औरत एकदम पास आ गई और बोली, श्रीमान जी, बूढ़े साहब ने आपको जियांगनान में जियांग के साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट किया है। फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स आज यहीं हैं। बूढ़े साहब ने तो फैमिली की परवाह करना काफी पहले ही छोड़ दिया था। उन्होंने फैमिली को हाइयुआन के हवाले कर दिया और अपनी लाइफ जीने निकल गए। आज उन्होंने अचानक सबको जियांग में डिनर के लिए बुलाया है, शायद लियो माउंटेन की वजह से। उस वक्त हाइयुआन चाहता था कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर यह युआनशन बूढ़े आदमी का नाजायज बेटा था। जब वो महज 7-8 साल का था तब बूढ़े ने उसे वापस अपनी फैमिली में ले आया था। नतीजा ये निकला कि जब वो 20 साल का हुआ तो बूढ़े ने खुद उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। है यांग को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। सीन देखकर लग रहा है कि आज के फैमिली मैटर्स इतने भी सिंपल नहीं होने वाले। दोनों यूमैंटिंग पहुंच गए। बूढ़े ने है यांग को देखा और फिर लकड़ी का दिया मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके पहले से सख्त और सीरियस चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। अरे, क्या ये शाओता है? आज हैयांग के साथ आने का टाइम कैसे मिल गया? उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे भी कुछ अजीब सी वाइब आई। मैं थोड़ी शर्मा गई और उस बूढ़े अंकल को नमस्ते किया। बोली, कोई सीन नहीं है, आज मेरी क्लास नहीं थी। अंकल तो और ज्यादा शॉक्ड हो गए। उन्होंने हम दोनों के ऑलमोस्ट टच होते हाथों को नोटिस किया। उनके चेहरे पे गजब का सरप्राइज था और उन्होंने हेयान से पूछा, तुम दोनों के बीच चक्कर क्या चल रहा है? हेयान ने तो पहले बोला था कि वो हमेशा सिंगल रहेगा और कभी शादी नहीं करेगा। सबको पता है कि वो उसे पसंद करती है, पर वो उसे भाव नहीं देता, तो इन दोनों के बीच कुछ भी होने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। हेयान ने एकदम चिल रहते हुए बिना कोई एक्सप्रेशन बदले रिप्लाई किया, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या आपने लाल लिफाफा रेडी कर लिया है? अंकल की आंखें और भी बड़ी हो गईं। ठीक है, तूने इसे एकदम छिपा कर रखा था। अगर आज मैंने तुझे डिनर पर नहीं बुलाया होता तो क्या तू इसे हमेशा के लिए सीक्रेट रखने का सीन बना रहा था? हुआन यान ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अरे यार, मैं कैसे छुपा सकता था? बस बात इतनी है कि टाटा बीमार हैं और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं उनसे मिलने आ नहीं पाया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुझे और भी प्यार से देखा और फिर अपने हाथ से पर्ची लेकर मुझे पकड़ा दी। मैंने आज लाल लिफाफा रेडी नहीं किया था, इसलिए ये मेरा पता परिवर्तन कहने का तरीका है। मुझे इसे लेने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन हुआन यान ने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने पर्ची पकड़ ली। तभी मेरे हाथ की परछाई एकदम से मेरे हाथ में समा गई। मैंने तुरंत बोल दिया, थैंक यू दादाजी। दूसरी साइड पर यू रुयान अपना फोन हाथ में पकड़े हुए थी और उसे ऑन करके अभी अभी जो मैसेज आया था उसे चेक कर रही थी। ये यान युशान के असिस्टेंट का मैसेज था। उन्होंने हाथ की चोट ठीक होने के बाद यू रुयान की कंडीशन का पता लगाने के लिए कहा था। अचानक से यू रुयान को एकदम से डर का झटका लगा।
मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। वो जा चुका था, वो सच में जा चुका था। यूं रुयान ने मन ही मन सोचा, यार वो चला गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से वो मैसेज देखा। उसका चेहरा एकदम छोटा सा पड़ गया। वो जा चुका था, वो जा चुका था, वो बहुत ज्यादा दूर निकल गया था। क्या टाटा ने सचमुच उससे उम्मीद छोड़ दी? अच्छी लड़की, वो तो हैया को ढूंढने निकल पड़ी। पर अनएक्सपेक्टेडली टाटा ने उससे प्यार करना बंद नहीं किया। बस उसकी याददाश्त चली गई थी और वो उसे रिकॉल नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसकी मेमोरी वापस आएगी और उसे पास्ट की सारी बातें याद आ जाएंगी, वो पक्का वापस आएगा। वो अब कमरे में इधर उधर धुएं की तरह नहीं घूमेगा। वो जरूर मेरे पास वापस आएगा। हैया ने अपनी सिचुएशन का फायदा उठाकर झूठ बोला और कहा कि वो उसकी पत्नी है। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो टाटा पक्का हैया को छोड़कर उसी के पास लौट आएगी। हैया, खूब सारा पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, फिर भी तुम मुझसे हार जाओगी। जिस आदमी से तुम प्यार करती हो पर जिसे तुम पा नहीं सकती, वो फिर भी इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। उसे सबसे ज्यादा नफरत धोखे से है। अगर तुमने उससे फिर से इस तरह का झूठ बोला तो मुझे डर है कि वो तुम्हें इस ड्रामे के लिए कभी माफ नहीं करेगा।